हाय हेलो इन्वेस्टर्स। इस वीडियो के अंदर हम जो है आपके डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर के बारे में बात करेंगे। अगर आप देखोगे तो हमें डिफेंस सेक्टर के अंदर है ना एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन देखने मिल रहा है। पहले के टाइम पे अगर आप देखोगे तो वॉर जो है किस तरीके से लड़े जाते थे। वॉर जो है वॉर्स के अंदर आपके टैंक्स यूज़ किए जाते थे। हमारे फाइटर जेट्स जो है बाकी नेबरिंग कंट्रीज़ के अंदर जाकर जो है उन्हें यूज़ किया जाता था वॉर्स के लिए। और ओवरऑल जो है ये सारी चीज़ें यूज़ की जाती थी जहाँ मैन पावर का यूज़ जो है बहुत ज़्यादा है। लेकिन अभी अगर आप देखोगे तो रिसेंटली अगर आपने इंडिया और पाकिस्तान का वॉर देखा होगा तो इंडिया और पाकिस्तान के वॉर के अंदर जो आपके इक्विपमेंट्स हुए ना वो आपके ट्रेडिशनल वॉरफेयर से जो है वो डिफरेंट है। क्योंकि अब वॉर्स लड़ने का जो तरीका है ना वो चेंज हो रहा है धीरे धीरे और पूरे वर्ल्ड के अंदर जो है एक मॉडर्न वॉरफेयर रिवॉल्यूशन दिख रहा है। अब चीजें मॉडर्न वॉरफेयर की तरफ शिफ्ट हो रही है। इसका क्या मतलब है कि पहले जो है चीजें टैंक्स के ऊपर रहा करती थी, आपके बड़े बड़े फाइटर जेट्स के ऊपर हुआ करती थी, बड़ी बड़ी सबमरीन्स के ऊपर हुआ करती थी। लेकिन अब क्या हो रही है, चीजें जो है धीरे धीरे शिफ्ट हो रही है। चीजें आपके ड्रोन्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, चीजें आपके सेंसर्स की तरफ शिफ्ट हो रही है, रेडार्स के ऊपर शिफ्ट हो रही है, ताकि वो सेंसर्स और रेडार जो है आपके मिसाइल्स के ऊपर लगाया जाए और फिर वो मिसाइल जो है आपके एनिमीज को प्रॉपरली टारगेट करे। तो ये सारी इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है। तो अब मॉडर्न वॉरफेयर से क्या होता है कि देखो, एक तो आपका कॉस्ट ऑफ डिस्रप्शन है ना वो भी रिड्यूस हो जाता है। मतलब आप इमेजिन करो कि आपका कितना ज्यादा कॉस्ट लगेगा जब आप खुद एक टैंक जाकर परचेस करोगे और फिर उसके लिए आपको सोल्जर्स को भी भेजना पड़ेगा और फिर अटैक करवाना पड़ेगा। तो आपका कॉस्ट और टाइम दोनों बहुत ज्यादा है। लेकिन आप सिर्फ एक इमेजिन करो कि आपको बॉस जो है एक ड्रोन बनाना है। अब ड्रोन बना के आप उस पर वेपन्स अटैच कर सकते हो और वेपन्स अटैच करने के बाद जो है उन्हें यूज किया जाता है। तो इससे आपका जो कॉस्ट ऑफ डिस्ट्रप्शन है ना वो रिड्यूस हो जाता है और आप ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रक्शन जो है इन योर एनिमी कंट्रीज या फिर उन कंट्रीज के साथ जिसका आपका वॉर चल रहा है उनके साथ कर पाते हो। तो इसलिए जो है आपके मॉडर्न डिफेंस पे जो है बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर जो है अभी एयर डिफेंस पे बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, एरोस्पेस डिफेंस पे जो है बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि अगेन रीजन वही है कि यार कॉस्ट रिड्यूस हो रहा है। इसके साथ साथ इंडिया के अंदर अभी भी एरोस्पेस डिफेंस वाले डिवीजन के अंदर अगर आप देखोगे तो अभी भी इंडिया की जो कैपेबिलिटीज है ना वो कहीं ना कहीं लैक करती है एज कंपेयर टू अगर हम चाइना की बात करें या पाकिस्तान की बात करें। जब हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान के केस में आपको एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी कि पाकिस्तान के जो डिफेंस इक्विपमेंट्स होते हैं उसमें जो है उनका जो R&D या टेक्नोलॉजी वाला पार्ट होता है ना वो चाइना उन्हें प्रोवाइड करता है या यूएस उन्हें प्रोवाइड करता है कई बार। तो यहां पे आप देखोगे तो इंडिया के पास जो है अभी भी ग्रो करने का बहुत ज्यादा पोटेंशियल है एरोस्पेस डिफेंस वाले कैटेगरी के अंदर। और इसलिए यहां पे जो है अभी ग्रोथ पोटेंशियल बहुत ज्यादा है और इस स्पेस के अंदर जो है हमें ग्रोथ रेट्स भी बहुत ज्यादा देखने मिल रही है। अब मार्केट के अंदर हमें एक चीज पता ही है कि हमें जो है स्ट्रॉन्ग स्टॉक के ऊपर फोकस करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग सेक्टर के ऊपर फोकस करना चाहिए। क्योंकि किसी भी सेक्टर के अंदर अगर मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसका यह मतलब है कि उस सेक्टर के अंदर जो है कहीं ना कहीं जो है हमें कैटलिस्ट प्ले करते हुए, प्ले आउट करते हुए देखने मिल रहे होंगे, क्या अर्निंग्स ग्रोथ देखने मिल रही होगी। जैसे कि अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम से आपका सेमीकंडक्टर सेक्टर, ऑटो सेक्टर, ये सारे सेक्टर्स के अंदर जो है हमें मोमेंटम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रहा है। इनका आरएस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आपको टेक्निकल्स को यूज करना चाहिए स्टॉक्स को स्क्रीन करने में। क्योंकि जब आप टेक्निकल्स को यूज करते हो और फिर उसके बाद जो है आप फंडामेंटल्स कनेक्ट करते हो कंपनी के साथ, समझते हो कि यार किस तरीके से जो है इस कंपनी के अंदर कैटलिस्ट प्ले आउट हो रहे हैं, तब जो है आपको एक डिफरेंट लेवल ऑफ आइडिया लगता है एज इन्वेस्टर। और आपके लिए जो है स्टॉक स्क्रीन करने भी जो है कंपैरेटिवली सिंपल हो जाता है जब आप टेक्निकल्स को यूज करते हो। मतलब ऐसी बात हो जाती है कि यार फंडामेंटल से जो है आपको पता नहीं है कि पढ़ना क्या है, लेकिन जब आप टेक्निकल्स यूज करते हो तो आपको पता है कि क्या पढ़ना है और कब पढ़ना है। तो ये जो है एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। इसलिए हमें जो है सिर्फ टेक्निकल्स या फंडामेंटल वाला इन्वेस्टर नहीं बनना है, हमें जो है एक प्रोबेबिलिस्टिक इन्वेस्टर बनना है। क्योंकि मार्केट के अंदर एट द एंड हमें क्या करना है, हमें जो है बस पैसा बनाना है और कुछ नहीं करना है। तो इसलिए जो है आपको दोनों पे फोकस करना चाहिए। और मैंने जो है ये बहुत डिटेल के अंदर जो है मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करा हुआ है, जहां से मैंने आपको मेरा पूरा डिटेल फ्रेमवर्क बताया कि किस तरीके से जो है मैं टेक्निकली स्टॉक्स को स्क्रीन करता हूं और क्या फंडामेंटल कैटलिस्ट होते हैं जो कि आपको हर एक कंपनी के अंदर जो है मॉनिटर करने चाहिए। तो ये बहुत डिटेल के अंदर जो है मैंने मास्टर क्लास के अंदर सिखाया हुआ है। तो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में। अब जो है हम इंडियन एयर डिफेंस वैल्यू चेन के बारे में बात करते हैं। जब हम वैल्यू चेन के बारे में बात करें तो वैल्यू चेन के अंदर जो है डिफरेंट सेगमेंट्स होते हैं। जब हम R&D की बात करें तो R&D के अंदर जो है आपका इनोवेशन आता है। फिर इसके साथ साथ हमारे इंडिजीनियस डिफेंस कंपोनेंट पे भी जो है बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। आप देखोगे तो हमारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है ना उसमें आप रूल ऐसा है कि यार 65% आपको इंडियन कंपोनेंट्स यूज करने, इंडिजिनाइज्ड होना चाहिए। और फिर जो बचा हुआ 35% है वो जो है आप इंपोर्टेड कंपोनेंट जो है वो यूज कर सकते हो। और धीरे धीरे गवर्नमेंट चाह रही है कि हमारे डिफेंस सेक्टर के अंदर जो इंपोर्ट्स है ना वो रिड्यूस हो जाए और हमारे जो इंडिजिनाइज्ड कंपोनेंट्स है ना वो ज्यादा से ज्यादा यूज किए जाए।
तो वैल्यू चेन के अंदर कुछ कंपनी जो है कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के अंदर होती है, तो उसके अंदर जो है डिफरेंट टाइप ऑफ कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर होते हैं, एक टीयर 1, टीयर 2 और फिर उसके बाद जो होता है टीयर 3 होता है। तो आपके टीयर 3 जो है एक कंपोनेंट बना कर देते हैं, वो टीयर 2 को देते हैं, फिर टीयर 2 वाले जो है टीयर 1 को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, और टीयर 1 वाले जो है डायरेक्ट अपने इक्विपमेंट्स वगैरह जो है वो सेल आउट कर देते हैं। फिर इसके साथ साथ वैल्यू चेन का जो थर्ड पार्ट है ना, वो है आपका मिसाइल एंड इंटरसेप्टर प्रोडक्शन, जहां गवर्नमेंट जो है अगेन बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है, जैसे कि QRSAM वाला प्रोजेक्ट जो है गवर्नमेंट लेकर आई है। अभी अभी इसके कॉन्ट्रैक्ट्स अगर आप देखोगे तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को मिले हुए। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर अगर आप देखोगे तो मॉडर्न डिफेंस के अंदर जो है ना उन्हें बहुत ज्यादा ऑर्डर्स मिल रहे हैं। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट आपके प्रोजेक्ट सेंट्रिक के ऊपर फोकस कर रहा है। एंड अगेन यहाँ और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट लेकर आ रहा है आपके मिसाइल के ऊपर। फिर इसके साथ साथ जो थर्ड आपका फोर्थ सेगमेंट है वो है आपका डिप्लॉयमेंट वाला सेगमेंट, जहाँ आपके रेजिमेंट्स और आपके लोकेशन और आपके मोबिलिटी और बॉर्डर डिफेंस पे जो है फोकस किया जाता है। फिर उसके बाद जो है आपका सपोर्ट एंड ट्रेनिंग वाला सेगमेंट आता है। जब हम सपोर्ट एंड ट्रेनिंग वाले सेगमेंट की बात करें तो इस वाले वैल्यू चेन के अंदर कौन सी कंपनीज काम करती है, तो इस वाले वैल्यू चेन के अंदर अगर आप देखोगे तो जेन टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनीज जो है हमें काम करते हुए देखने मिलती है, जो कि आपके सोल्जर्स के लिए जो है आपके डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाती है, सिमुलेटर्स बनाती है। तो इस सिमुलेटर्स के अंदर क्या होता है कि आप जो है आपको ऐसा फील होता है कि आप जो है एक वॉरफेयर के अंदर हो, और उसके अंदर जो है आपको प्रैक्टिस की जाती है, आप प्लानिंग करते हो कि यार किस तरीके से जो है वॉर लड़े जाने या किस तरीके से जो है आपको इक्विपमेंट यूज करने। तो ये सारी ट्रेनिंग जो है ना आपको सिमुलेटर्स के अंदर मिलती है। तो जेन टेक्नोलॉजीज एक ऐसी कंपनी है जो कि इन सिमुलेटर्स के अंदर काम कर रही है। तो यहाँ पे भी जो है हमें गवर्नमेंट की तरफ से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स देखने मिल रहा है। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पे भी जो है गवर्नमेंट आपका बहुत फोकस कर रहा है। फिर आपके जो बचे हुए पार्ट्स ऑफ वैल्यू चेन है उसमें आता है एक तो आपका कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग, जहां पे अगेन जो है गवर्नमेंट नए प्रोजेक्ट्स लेकर आ रही है, और आपके जो दूसरे प्रोजेक्ट्स है ना, आपकी जो दूसरी कंपनीज है ना, वो कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर फोकस कर रहे हैं। फिर अगेन कुछ कंपनीज जो है सिस्टम इंटीग्रेशन पे आ जाती है, जैसे कि मिसाइल तो बन गई, ठीक है, अब मिसाइल के अंदर सेंसर क्या है वो डिसाइड हो गया, वो कौन सी कंपनी बना रही है। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो कि उन सेंसर्स और मिसाइल को जो है इंटीग्रेट करते हैं। तो ये वाले वैल्यू चेन के अंदर भी जो है कुछ कंपनीज है जो कि काम करती है। अब इंडियन एयर डिफेंस की अगर हम बात करें तो 2035 का जो है विजन लेकर गवर्नमेंट चल रही है, और यहाँ पे जो है ना हमारे एयर डिफेंस के अंदर जो है अभी भी जो है हमें कई सारे गैप्स देखने मिल रहे हैं। एक सबसे बड़ा गैप यह है कि हमारा जो एयर डिफेंस है ना, वहां पे हमें इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कवरेज और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं देखने मिल रहा है। इसके साथ साथ हमारा जो रेडार होराइजन है ना, वो भी जो है इतना ज्यादा नहीं है। अगेन हम जो है पुराने रेडार्स यूज कर रहे हैं, तो हम धीरे धीरे आपके पुराने रेडार्स को मूव ऑन कर रहे हैं वहां से, और नए रेडार्स के तरफ जो है हम शिफ्ट हो रहे हैं। इसके साथ साथ जब हम बात करें तो ड्रोन्स के ऊपर जो है स्पेंडिंग ज्यादा की जा रही है, ड्रोन्स के ऊपर जो है गवर्नमेंट ज्यादा ऑर्डर लेकर आ रही है। तो इसलिए अगर आप देखोगे तो जेन वाले कब से बता रहे कि भाई हमारे पास ऑर्डर आने वाला है, आने वाला है, लेकिन हालांकि उनके पास ऑर्डर जो है हमें अभी तक देखने नहीं मिले। तो ये एक दिक्कत है जेन टेक्नोलॉजीज के साथ, जो कि मुझे लगता है क्योंकि डिफेंस सेक्टर की कोई भी कंपनी है ना, ऑर्डर बुक ट्रैक करना जो है आपके लिए मस्ट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इन कंपनीज की जो रेवेन्यू विजिबिलिटी है वो इनके ऑर्डर से ही जो है हमें आइडिया लगता है उस चीज का। फिर इसके साथ साथ और क्या क्या गैप्स बनकर आते हैं डिफेंस स्पेस के अंदर, तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक तो ऑर्डर्स। अब डिफेंस सेक्टर के अंदर एक मुझे इशू देखने मिल रहा है कि ऑर्डर जो है ना हर कंपनी के पास जो है थोड़े बहुत स्लो आ रहे हैं। अब देखो पिछले साल इलेक्शन ईयर था, तो उस टाइम पे समझ आता है कि यार ऑर्डर स्लो हो रहे थे, बट अब बीच में जब इंडिया पाकिस्तान का वॉर हो रहा था तब ऑर्डर जो है डिफेंस सेक्टर के अंदर इंक्रीज हो गए। बट अब कहीं ना कहीं जो है आपकी कंपनीज वगैरह जो है इंस्पेक्शन वगैरह के अंदर भी टाइम दे रही है, जिसकी वजह से थोड़े ऑर्डर्स और एग्जीक्यूशन दोनों जो है थोड़े स्लो डाउन हो चुके हैं। तो ये कुछ डिफेंस कंपनीज के अंदर जो है हमें ट्रेंड देखने मिल रहा है। फिर इसके साथ साथ अगेन गवर्नमेंट जो है अभी TPCR 2025 लेकर आया। पहले जो है TPCR 2018 था, तो अब 2018 और 2025 में क्या डिफरेंस है। अब 2018 में अगर आप देखोगे तो जो हमारे ट्रेडिशनल डिफेंस इक्विपमेंट्स है ना, उनके ऊपर जो है ज्यादा फोकस किया जा रहा था। अब 2025 में अगर आप देखोगे तो जो आपके मॉडर्न डिफेंस इक्विपमेंट्स है ना, उनके ऊपर जो है गवर्नमेंट ज्यादा फोकस कर रहा है। जैसे कि अगेन हम वही बात कर चुके कि ड्रोन्स, मिसाइल्स वगैरह ये आपके मॉडर्न डिफेंस के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे इसलिए गवर्नमेंट जो है आपका TPCR 2025 लेकर आया, और यहाँ पे गवर्नमेंट की स्पेंडिंग जो है, जो इनकमिंग ऑर्डर्स जो होने वाले वो आपके मॉडर्न डिफेंस वॉरफेयर के लिए जो है बहुत ज्यादा होने वाले। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज हो रही है। फिर इसके साथ साथ जो है अगर हम बात करें तो इंडिया को अगर आप जियोग्राफिकली देखोगे तो दो कंट्रीज बनकर आती है। अब आप अगर डिफेंस सेक्टर पढ़ रहे हो ना,
तो आपको पता होना चाहिए कि यार जियोग्राफिकली जो है हमारे लिए चीजें किस तरीके से प्ले आउट हो रही है। तो जियोग्राफिकली अगर हम इंडिया को देखें तो इंडिया को कौन सराउंड करता है, एक है पाकिस्तान और दूसरा जो है वो चाइना। तो पाकिस्तान और चाइना की तरफ से जो है इंडिया को दोनों तरफ से जो है थ्रेट देखने मिलता है। इंडिया के जो टाइज है दोनों कंट्रीज से वो इतने ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। हालांकि यूएस में जब ट्रंप ने जो है वो अपना टैरिफ वाला सिनेरियो स्टार्ट कर दिया, चाइना पे भी टैरिफ पुश ऑन किए, इंडिया पे भी टैरिफ पुश ऑन किए, तब हमें दिख रहा था कि इंडिया और चाइना के टाइज बेटर हो रहे। लेकिन यहाँ पे आप देखोगे तो कहीं ना कहीं वो जियोपॉलिटिकल वाला रिस्क जो है ऑल टाइम रहता है। तो यहाँ पे जब हम पाकिस्तान के एयर थ्रेट्स की बात करें तो उन्होंने जो है F-16 फाइटर्स यूज करे थे, JF-17 थंडर ब्लॉक 3 यूज करा है। तो यहाँ पे पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस है ना उन्होंने बहुत सही से बनाकर रखा है। फिर इसके साथ साथ चाइना भी जो है आपके ड्रोन्स की तरफ उन्होंने जो है बहुत ज्यादा स्पेंडिंग कर रखी है। तो एक और आपका एक बहुत नया सिस्टम आ रहा है डिफेंस सेक्टर के अंदर जिसका नाम है एंटी ड्रोन सिस्टम। अब ये एंटी ड्रोन सिस्टम क्या करता है मैं बताऊं। आप अगर नॉर्मली देखोगे तो जब आपके ड्रोन्स वगैरह आते हुए हमें देखने मिल रहे हैं तो ये एंटी ड्रोन सिस्टम है ना आपके एक तो ड्रोन्स को डिटेक्ट करता है और फिर आपके ड्रोन्स को जो है अटैक करने से रोकता है। तो ये आपका जो है एंटी ड्रोन सिस्टम काम करता है। फिर इसके साथ साथ अगर हम पूरे हमारे इंडियन डिफेंस सेक्टर के अंदर कुछ गैप्स की बात करें तो गैप्स वही है यार कि जियोग्राफिकल कवरेज का जो है लिमिटेशन है। हमारे पास जो है एरोस्पेस डिफेंस के अंदर जो है इतने ज़्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है जिससे हम इंडिया को जो है ज़्यादा रेडियस के किलोमीटर तक जो है प्रोटेक्ट कर पाए। फिर इसके साथ साथ अगेन अगर मैं देखूँ तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट जो है प्रोजेक्ट कुशा लेकर आ रही है। अब आपका प्रोजेक्ट कुशा के अंदर अगर आप देखोगे तो गवर्नमेंट आराम से इसमें जो है 400 किलोमीटर इनिशियली ये लोग कवर कर रहे हैं, जो कि 600 किलोमीटर तक का जो है एरिया हमें कवर करता हुआ देखने मिलता है। इसमें जो है 3 इंटरसेप्टर्स होते हैं। ये जो है एक एयर मिसाइल सिस्टम है। तो इसमें M1, M2 और M3 ये जो है 3 टाइप के मिसाइल्स होते हैं। फिर इसके साथ साथ गवर्नमेंट आपका QRSAM भी लेकर आ रहा है जिसके ऑर्डर जो है अभी BEL को मिले। तो ये लोग क्या करते हैं, ये इनकी एक शॉर्ट रेंज की मिसाइल है जो कि अगेन आपके ट्रूप्स और जो आपके फ्रंट लाइन एसेट्स है ना उन्हें जो है ये लोग प्रोटेक्ट करते हैं। फिर इसके साथ साथ S-400 के अंदर भी जो है ये जो है रशिया की एक लॉन्ग रेंज SAM डिप्लॉयड मिसाइल है जो कि आपके ईस्टर्न और वेस्टर्न फ्रंट्स की तरफ जो है डिप्लॉय करी गई है। तो ये कुछ चीज़ें बनकर आती है इंडियन डिफेंस के अंदर। अब थोड़ा जो है पॉइंट की बातों पर आ जाते हैं। अब ये जो है मैंने आपको एक ओवरव्यू दे दिया कि यार डिफेंस सेक्टर के अंदर चल क्या रहा है, इंडिया के अंदर डिफेंस सेक्टर की नीड क्यों है और इसके साथ साथ स्पेंडिंग रिसेंटली जो है क्यों इतनी इंक्रीज हो गई है और अभी डिफेंस सेक्टर के अंदर स्पेंडिंग हमें कहाँ होते हुए देखने मिल रही है। क्योंकि देखो एरोस्पेस सेक्टर हम पढ़ रहे हैं एरोस्पेस डिफेंस का, तो आपको पता होना चाहिए कि यार मॉडर्न डिफेंस वॉरफेयर को प्रेफरेंस क्यों दिया जा रहा है एज कंपेयर टू ट्रेडिशनल डिफेंस वॉरफेयर। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो अब अगर आप देखोगे तो आपका जो एरोस्पेस एंड डिफेंस का जो मार्केट है ना वो जो है वहाँ पे ग्रोथ रेट जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेड है। अगर हम 2023 से 2025 देखें तो ये मार्केट जो है सिर्फ 16% पे ग्रो करा था। बट यहाँ पे 2025 से 2030 तक अगर आप देखोगे तो हमें जो है यहाँ पे ग्रोथ रेट जो है वो बेटर होते हुए देखने मिल रहा है। इसके साथ साथ आपका जो मार्केट साइज है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। एंड अगेन आप देखोगे तो ये मार्केट साइज जो है ना हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा। दैट इज अबाउट $3 बिलियन से लेके आपका $30 बिलियन पे। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। तो आपका इंडिया का जो बजट है ना वो $30 बिलियन के आसपास रहने वाला है और इंडिया के जो डिफेंस के एक्सपोर्ट्स है ना उनका मार्केट साइज जो है $3 बिलियन के आसपास का। तो टोटल बजट का साइज अगर आप देखोगे तो $30 बिलियन के आसपास आ जाता है। यहाँ आप एरोस्पेस का देखोगे तो एरोस्पेस का भी जो है $3 बिलियन के आसपास का जो है मार्केट साइज बनकर आता है। फिर अगेन आपको डिफेंस सेक्टर के अंदर आप देखोगे तो जैसे जैसे इनका बजट इंक्रीज हो रहा है उस तरीके से आपके एरोस्पेस के ऊपर जो है बहुत ज्यादा फोकस किया जा रहा है। जैसे कि एज ऑफ नाउ एरोस्पेस के अंदर $2.2 बिलियन स्पेंड करे जा रहे थे 2023 में। अभी अगर आप देखोगे तो आपके एरोस्पेस के ऊपर 2.9 बिलियन स्पेंड करे जा रहे हैं। एंड अगेन आप जब FY30 के अंदर देखोगे तो तब जो है आपके $6.6 बिलियन स्पेंड करे जाएंगे। तो आज जो स्पेंड किया जा रहा है 5 साल बाद उससे लगभग जो है 2x के आसपास स्पेंड करा जाएगा। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो इंडिया के अंदर जो डिफेंस कंपोनेंट्स का जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो हमें इंक्रीज होता हुआ देखने मिलेगा और इंपोर्ट डिपेंडेंस जो है ना वो हमें रिड्यूस होता हुआ देखने मिलेगा, जो कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और डिफेंस सेक्टर के अंदर जो सबसे बड़ा मेगा ट्रेंड हमें देखने मिल रहा है वो है इंडिजनाइजेशन। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर जो छोटी छोटी कंपनीज भी है ना, जो मिड स्केल कंपनीज है, स्मॉल स्केल कंपनीज है, उन कंपनीज के अंदर भी जो है हमें ग्रोथ रेट ज्यादा देखने मिल रही है। उन कंपनीज के अंदर भी जो है हमें अच्छे खासे ऑर्डर्स देखने मिल रहे हैं। क्योंकि देखो जब आप इंपोर्ट बेस्ड डिफेंस सिस्टम पे डिपेंडेंट होते हो तो एक रिस्क ये बन जाता है कि आप जब इंपोर्ट्स के थ्रू होते हो, काम कर रहे होते हो, तो बहुत बार होता है कि आपके जो रॉ मटेरियल्स है या फिर आपके जो कंपोनेंट्स है वो दूसरे कंट्री से आ रहे
रहे हैं। तो कई बार ये हो जाता है कि आपके जो दूसरे कंपोनेंट कंट्री के जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं ना, कई बार रिस्की भी हो जाते हैं कि क्या पता कि उस टाइम पे जो है आपका वॉर चल रहा हो और उस कंट्री ने जो है आपके सारे कंपोनेंट्स को हाईजैक कर लिया हो। ये भी जो है एक बहुत बड़ा रिस्क होता है। तो जियोपॉलिटिक्स के अंदर जो है आप किसी के ऊपर भी ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, और इसलिए गवर्नमेंट जो है इंडिजिनाइज्ड डिफेंस इक्विपमेंट पे जो है इतना ज्यादा स्पेंड कर रहा है। और आपके अगर इंपोर्ट इक्विपमेंट्स होते हैं, इंपोर्ट कंपोनेंट्स होते हैं आपके डिफेंस सेक्टर के अंदर, इक्विपमेंट्स के अंदर, तो वो जो है हमारे कंट्री के ऊपर भी जो है एक बहुत बड़ा रिस्क बनकर आता है। तो यही बात बनकर आती है। फिर इसके साथ साथ इंडिजनाइजेशन की बात करूँ तो ये जो है हमें कॉन्स्टेंटली बहुत सारी कंट्रीज के अंदर जो है इंडिया के अंदर इंडिजनाइजेशन हो रहा है, बट बाकी कंट्री के अंदर भी जो है उनका डोमेस्टिक कंटेंट डिफेंस सेक्टर के अंदर प्रमोट करने के लिए जो है एंकरेज किया जा रहा है। इसके पहले हम आगे बढ़े, मुझे जो है आपके पास जो है बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट करनी है। यहाँ अगर आप देखोगे तो हम लोग जो है अभी 2 नवंबर को जो है लाइव सेशन करने वाले हैं। हम लोग जो है पोर्टफोलियो एनालिसिस और मार्केट अपॉर्चुनिटीज H1 FY26 के ऊपर जो है एक वर्कशॉप ले रहे हैं। तो ये वर्कशॉप जो है लाइव होने वाला है 2 नवंबर को, संडे को। तो ये वर्कशॉप ऑनलाइन होगा, लाइव होगा, जहाँ आप जो है रजिस्टर कर सकते हो। अभी वर्कशॉप का प्राइस जो है 1299 रुपीज़ है, जो कि सिर्फ हमारे फर्स्ट 200 पार्टिसिपेंट्स के लिए है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 60 टू 70 सीट जो है ना ऑलरेडी फुल हो चुकी है, क्योंकि ये जो है मैंने जीरो टू हीरो वालों के लिए जल्दी ओपन कर दिया था। तो यहाँ अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है मार्केट अपॉर्चुनिटीज वाले वर्कशॉप के लिए, तो जल्द से जल्द जो है इस वर्कशॉप के लिए भी आप लोग जो है रजिस्टर कर देना। एक बार 200 पार्टिसिपेंट्स हो गए तो उसके बाद जो है मैं इसका प्राइस जो है 1299 से जो है 1499 करने वाला हूँ। और इसकी लिमिट जो है लाइव सेशन के लिए जो है मैंने सिर्फ 500 पार्टिसिपेंट्स की रखी हुई है। तो एक बार 500 पार्टिसिपेंट भी कंप्लीट हो गए तो उसके बाद जो है मैं किसी को नहीं लेने वाला हूँ लाइव सेशन के लिए। उसके बाद जो है आप डायरेक्ट सिर्फ जो है रिकॉर्डिंग के लिए रजिस्टर कर सकते हो, लेकिन लाइव सेशन में जो बैठने का मजा है आप जो है वो इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो आना मेरे साथ बैठना लाइव। वैसे भी जो लोग जो है जीरो टू हीरो को लाइव अटेंड नहीं कर पाए थे उनके जो थे बहुत ज्यादा रिग्रेट्स थे। तो यहाँ पे आना मेरे साथ लाइव बैठना, जहाँ हम जो है डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर, मार्केट के अंदर क्या क्या अपॉर्चुनिटीज बन रही है वो सारी चीजें डिस्कस करेंगे। जैसे कि केबल्स एंड वायर्स के अंदर कौन से स्टॉक्स जो है मुझे अच्छे लग रहे हैं, कौन से स्टॉक्स को जो है मैं अपने वॉच लिस्ट के अंदर रख रहा हूँ, इंफ्रा के अंदर कौन से स्टॉक्स है, पावर सेक्टर को हम डिस्कस करेंगे, टीएनडी सेक्टर हो गया, ट्रांसफार्मर सेक्टर हो गया, ऑटो एंड एंसिलरीज वाला सेक्टर हो गया, फिर मेटल सेक्टर के अंदर क्या अपॉर्चुनिटीज है, रिसाइकलिंग सेक्टर के अंदर जो है हमें क्या अपॉर्चुनिटीज दिखकर आ रही है। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि एरोस्पेस सेक्टर के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है, हेल्थ केयर हो गया, GLP-1 हो गया, CDMO हो गया। अगेन अगर हम देखें तो रिटेल सेक्टर हो गया, ज्वेलरी हो गया, लॉजिस्टिक्स, NBFCs, बैंक्स, हाउसिंग फाइनेंस, गोल्ड फाइनेंस, डेटा सेंटर्स, AI, लैब ग्रोन डायमंड, ये सारे सेक्टर्स के अंदर जो है कौन से सेक्टर के अंदर हमें कौन सी कंपनी की जो है बॉटम्स अप लेवल पे क्या अपॉर्चुनिटी देखने मिल रही है, ये सारी चीजें जो है ना हम ये आपके मार्केट अपॉर्चुनिटीज एंड H1 FY26 वाले कोर्स के अंदर जो है डिस्कस करने वाले। तो ये लाइव वर्कशॉप होने वाला है, जहाँ पे मैं अपना पोर्टफोलियो आपसे डिस्कस करूंगा और बात करूंगा कि Q4 FY25 से लेके Q1 और Q2 के अंदर मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटीज अच्छी लग रही है स्टॉक्स के अंदर, और इसके साथ साथ क्या क्या चीजें जो है मैंने पोर्टफोलियो के अंदर ऐड किए, कट किए। तो यहाँ पे मैं आपके साथ पूरा पोर्टफोलियो लाइव डिस्क्लोज करूंगा, आपके साथ डिस्कस करूंगा कि क्या बेसिस पे मैंने किसी भी कंपनी के अंदर होल्डिंग बनाई है, क्या बेसिस पे मैंने उस कंपनी के अंदर से जो है एग्जिट करा हुआ है। और इसके साथ साथ ये सेशन जो है 10 आवर्स के आसपास होने वाला है। तो हम 2 नवंबर को मॉर्निंग में स्टार्ट करेंगे, और यहाँ पे आपको रिकॉर्डिंग्स का एक्सेस जो है लाइफ टाइम मिलेगा। जस्ट इन केस अगर आप सेशन नहीं अटेंड कर पाते हो तो आपको जो है लाइफ टाइम रिकॉर्डिंग्स का जो है एक्सेस भी मिल जाएगा, तो उसका टेंशन मत लेना। और इस सेक्टर के अंदर आपको जो नॉलेज मिलेगा, और सेशन के बाद जो है हम लोग लाइव जो है आप लोगों के साथ Q&A करने वाले हैं, तो बहुत मजा आने वाला है। और इसके साथ साथ जल्द से जल्द जो है आपके मार्केट अपॉर्चुनिटीज H1 FY26 के लिए रजिस्टर कर देना। अगर आपने जीरो टू हीरो के लिए रजिस्टर करा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, आपका जो है वर्कशॉप के लिए बेस जो है रेडी है। अगर आप ये सेशन अटेंड कर रहे हो लाइव मेरे साथ, तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप जो है जीरो टू हीरो देख कर आना, क्योंकि जीरो टू हीरो के अंदर जो है आप बहुत सारी चीजें सीखते हो। मार्केट अपॉर्चुनिटीज के अंदर आप सीखोगे कि क्या बेसिस पे हमें किसी भी स्टॉक के अंदर पोजीशन ऐड करनी चाहिए या कट करनी चाहिए, मेरा क्या करंट पोर्टफोलियो है, मेरे को कौन सी अपॉर्चुनिटीज मार्केट के अंदर अच्छी लग रही है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों से इंडिविजुअल स्टॉक्स डिस्कस करना रहा हूँ। कंडीशन एक ही है कि कुछ भी जो है ये बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, हर एक चीज जो है ना एजुकेशनल पर्पज के हिसाब से। जीरो टू हीरो के अंदर मैंने आपको ये सिखाया कि किस तरीके से जो है आप कौन कॉल को डिकोड कर सकते हो, क्या जो है आपको डिफरेंट सेक्टर की कंपनीज के अंदर ट्रैक करनी चाहिए, किस तरीके से जो आप प्रैक्टिकली जो है इक्विटी रिसर्च कर सकते हो, किस तरीके से जो है मैं टेक्निकल्स यूज करता हूँ और स्टॉक्स को जो है स्क्रीन करता हूँ, किस तरीके से जो है मैंने अपनी वॉच लिस्ट बनाकर रखी है।
और इसके साथ-साथ यहाँ पे जो है हम बात करेंगे कि किस तरीके से हम कंपनीज़ में फ्रॉड डिस्कस कर सकते हैं। मेरी इन्वेस्टमेंट चेकलिस्ट जो है, सेक्टर चेकलिस्ट जो है कि जैसे कि हर एक सेक्टर के लिए जो है डिफरेंट चेकलिस्ट होती है। कैपिटल गुड्स के अंदर हमें कुछ अलग तरीके से ट्रैक करना पड़ता है। हॉस्पिटल्स के अंदर हमें कुछ और देखना पड़ता है। इसके साथ-साथ बाकी सेक्टर्स के अंदर देखोगे कैपिटल गुड्स हो गया, कैपिटल मार्केट्स हो गया, डेटा सेंटर हो गया, हर एक सेक्टर के अंदर जो है हमें डिफरेंट तरीके से ट्रैक करना होता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आपको ज़ीरो टू हीरो के अंदर जो है सीखने मिलेगी, ताकि आपके पास जो एक फ्रेमवर्क रेडी होगा, बेस रेडी होगा और ये बेस लेकर जो है आपको हमारे H1 FY26 के वर्कशॉप के अंदर आना है। और अगर आपने H1 FY26 के वर्कशॉप के अंदर डायरेक्ट लाइव आ रहे हो, अगर आपने ज़ीरो टू हीरो नहीं लिया है, तो भी कोई बात नहीं, आप कर लेना, लाइव कर लेना और उसके बाद आप जो है ज़ीरो टू हीरो को जो है अटेंड कर सकते हो। ज़ीरो टू हीरो का रिकॉर्डिंग लेकर जो है आप कभी भी देख सकते हो, लेकिन देख कर आओगे तो बेटर है। नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट भी आ सकते हो, लेकिन बाद में जो है आप ज़ीरो टू हीरो को देख लेना। और ज़ीरो टू हीरो मास्टर क्लास का जो प्राइस है, मैं जल्दी जो है 2999 से 3499 करने वाला हूँ। तो अगर आपने अब तक रजिस्टर नहीं किया है ज़ीरो टू हीरो के लिए, तो जल्द से जल्द जो है रजिस्टर कर लेना, इसके पहले आपका मास्टर क्लास का प्राइस इंक्रीज़ हो जाए। ज़ीरो टू हीरो के अंदर आपको वैल्यूएशन वगैरह के बारे में भी सीखने मिलता है, तो हर एक चीज़ जो है आपको सीखने मिलती है। और ये वाले सेशन के अंदर हम लोग जो है ना आपके पोर्टफोलियो को डिस्कस करेंगे, मेरे पोर्टफोलियो को डिस्कस करेंगे और इसके साथ-साथ बात करेंगे कि करंटली जो है मार्केट के अंदर कौन-सी अपॉर्च्युनिटीज़ अच्छी लग रही है, कौन-सी कंपनीज़ में स्किप कर रहा हूँ। सो बाकी दोनों सेशन की लिंक जो है मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ और कमेंट सेक्शन के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा। बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपके अगेन डिफरेंट वैल्यू चेन्स के अंदर डिफरेंट कंपनीज आती है। तो जब हम एरोस्पेस कमर्शियल की बात कर रहे हैं तो यहाँ अगेन अगर आप देखोगे तो रॉ मटेरियल सप्लायर के अंदर कौन सी कंपनीज आती है, आपकी टाटा स्टील जैसी कंपनीज, वेदांता जैसी कंपनीज, हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनीज बनकर आती है। फिर इसके साथ साथ हिंदाल्को जैसी कंपनीज हो गई। अगेन जब हम T2 T3 सप्लायर्स की तरफ जाते हैं, दैट इज आपका कंपोनेंट सप्लायर्स, तो उसमें कौन सी कंपनी आ जाती है, उसमें अगर आप देखोगे तो जे जैसी कंपनीज आ जाती है, कैलिबर, यूनिमेक, ये सारी कंपनीज जो है आपके T2 T3 वेंडर्स के अंदर आ जाती है। फिर T1 वेंडर्स वो होते हैं जो कि अगेन आपका जो है कंपनीज, वो कंपनीज होती है जो कि आपके असेंबली सिस्टम्स जैसे कि इंजन्स और आपके एवियोनिक स्टैक्स जो है उन्हें मैन्युफैक्चर करती है। और फिर इसके बाद जो है आपके T1 वेंडर जो होते हैं ना वो अपना सामान जो है OEMs को बेचते हैं। तो आपके OEMs कौन से बन जाते हैं इस वाले कैटेगरी के अंदर, तो टाटा आ जाता है एंड अगेन आपका जो है सरला करके कंपनी जो है वो आ जाती है। फिर इसके साथ साथ अगर हम एरोस्पेस मिलिट्री की बात करें तो एरोस्पेस मिलिट्री के अंदर अगर आप देखोगे तो अगेन टाटा स्टील जो है ना वो आपको कॉमन दिखेगा। मिधानी करके भी एक कंपनी आती है जो कि आपके जो है रॉ मटेरियल सप्लायर है एरोस्पेस मिलिट्री के अंदर। फिर इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे T2 T3 वेंडर्स के अंदर जो है हमें अपोलो माइक्रो सिस्टम जैसे आते हुए कंपनीज देखने मिलती है, एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसी कंपनीज देखने मिलती है। फिर अगेन अगर आप देखोगे तो यूनिमेक जैसी कंपनीज, आज़ाद इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज जो है हमें ये वाले कैटेगरी के अंदर देखने मिलती है। फिर T1 वेंडर्स के अंदर अगर मैं देखूँ तो हमें एमटार जैसी कंपनीज, सेंट्रम जैसी कंपनीज, डेटा पैटर्न्स एंड अगेन अगर आप देखोगे तो बाकी कंपनीज, एस्ट्रोगेट जैसी कंपनीज जो है देखने मिलती है। फिर इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो यहाँ आपके OEMs कौन बन जाते हैं, यहाँ आपके OEM जो है BEML बन जाता है, HAL जैसी कंपनी जो है आपके OEMs बन जाती है। इसके साथ साथ लैंड और सी पे भी जो है फोकस बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, लेकिन इस वीडियो के अंदर हमारा फोकस जो है मेन आपका एरोस्पेस डिफेंस के ऊपर है। लैंड और सी के अंदर अगर आप देखोगे तो ग्रोथ होने वाली है, शिप बिल्डिंग के अंदर भी ग्रोथ रहेगी, लेकिन जो ग्रोथ आपके एरोस्पेस के अंदर रहेगी उस लेवल का जो है हमें यहाँ पे नहीं देखने मिलेगा, क्योंकि अगेन डिफेंस के अंदर आपके वैल्यू चेन शिफ्ट होते हुए हमें देखने मिल रही है, चीजें यहाँ पे जो है शिफ्ट हो रही है। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो जो प्लेयर जो है जो खुद अगर डायरेक्ट काम कर रहा है, डायरेक्ट सेल आउट कर रहा है, उसके मार्जिन जो है बहुत ज्यादा रहेंगे एज कंपेयर टू वो वाले प्लेयर्स जो कि जो है हमें कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते हुए देखने मिलते हैं। अब डिफेंस सेक्टर के अंदर भी जो है आपके मार्जिन जो है आपके प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से जो है हमें फ्लक्चुएट होते हुए देखने मिलेंगे। तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। जैसे कि अगर मैं कुछ कंपनीज की बात करूं तो जेन टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनीज आ जाती है जिनके एबिटा मार्जिन अगर आप देखोगे तो इनके एबिटा मार्जिन जो है हमें 39-40% के आसपास जो है देखने मिलता है। अब रीजन बीइंग कि यार ये लोग जो है आपके ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम के अंदर जो है हमें काम करते हुए दिखते हैं। जब आप ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम देखोगे तो यहाँ पे आपके मार्जिन्स भी जो है बहुत ज्यादा बेटर होते हैं। फिर डेटा पैटर्न्स के अंदर भी जो है हमें बहुत बड़ा शिफ्ट देखने मिल रहा है। अब डेटा पैटर्न जो है पहले सिर्फ एक सप्लायर था, सिर्फ कंपोनेंट जो है बनाकर सप्लाई करता था। अब डेटा पैटर्न्स क्या कर रहा है कि सप्लायर तो वो है ही, अब वो बोल रहा है कि भाई हमें जो है ये HAL और आपकी BEL जैसी कंपनीज के साथ काम नहीं करना है, हम जो है खुद की IP बनाएंगे और खुद का IP बनाकर जो है हमारे कंपनी के अंदर माल बेचेंगे। तो डेटा पैटर्न जो है ये कर रहा है। फिर इसके साथ साथ आजाद इंजीनियरिंग जैसी कंपनीज के भी अगर आप मार्जिन देखोगे तो इनके भी मार्जिन अच्छे। अगेन आजाद इंजीनियरिंग के अंदर जो है हमें बाकी वर्टिकल्स भी दिखते हैं जिनकी वजह से उनके मार्जिन थोड़े बेटर है।
मोर और लेस अगर आप देखोगे तो जो कंपनी आपके एरोस्पेस डिफेंस के अंदर है उनके मार्जिन अगर आप देखोगे एज कंपेयर टू लैंड डिफेंस कंपनीज या फिर आपकी शिपिंग कंपनीज, उनसे जो है बहुत ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे अगर आप भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के मार्जिन देखते हो तो इनके जो है 30 to 35% के बीच में जो है हमें मार्जिन देखने मिलते हैं। फिर इसके साथ साथ हम अब एस्ट्रा माइक्रोवेव जैसी कंपनीज की बात करें तो इनके मार्जिन हमें 20-25% के आसपास देखने मिल सकते हैं। फिर आपका मिधानी भी जो है वही 20-25% के आसपास हमें देखने मिलेगा। फिर जब आप एमटार जैसी कंपनीज की बात करूँ तो एमटार जैसी कंपनीज के अंदर हमें 15-20% के आसपास के जो है मार्जिन देखने मिलते हैं। तो ये बनकर आती है हमारी डिफेंस की वैल्यू चेन, और डिफेंस की वैल्यू चेन के अंदर डिफरेंट कंपनीज है। कुछ कंपनीज जो हमें फास्ट ग्रो करते हुए देखने मिल रही है, कुछ कंपनीज जो है जहाँ पे हमें थोड़ी ग्रोथ जो है वो स्लो डाउन होते हुए देखने मिली है। तो मैं आपसे जो प्लेयर्स डिस्कस कर रहा हूँ ना डिफेंस सेक्टर के अंदर, जो इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा, वहां पे ग्रोथ रेट जो है ना वो हमें बहुत ज्यादा फास्ट देखने मिल रही है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो डिफेंस सेक्टर के अंदर जो है जेन टेक्नोलॉजीज और डेटा पैटर्न जैसी जो है R&D लेड फर्म्स भी होती है, जो कि जो है बहुत ज्यादा फास्ट स्केल कर रहे हैं और इनके मार्जिन्स भी जो है बहुत ज्यादा बेटर होते हैं, क्योंकि देखो एंड प्रोडक्ट्स भी जो है यही लोग ओन करते हैं, जैसे हमने पहले डिस्कस किया था। फिर इसके साथ साथ आजाद अगेन प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग के अंदर है, इसलिए इनके मार्जिन्स बेटर है। और आपके BEL और HAL जैसी कंपनीज आ जाती है, इन्हें जो है स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट लॉक-इन्स मिलते हैं, और इसके साथ साथ इन्हें जो है अगेन ये लोग जो है आइडियल अर्ली चैनल पार्टनर से आपके गवर्नमेंट्स के थ्रू, और इन्हें गवर्नमेंट से जो है ऑर्डर अच्छे खासे मिलते हैं। तो आप डिफेंस सेक्टर के अंदर हो ना, ऑर्डर बुक एक मस्ट है जो कि आपको जो है ट्रैक करनी चाहिए। अब कौन से सेक्टर के अंदर क्या मेट्रिक्स ट्रैक करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों पर जो है आपको फोकस करना चाहिए, क्योंकि एज इन्वेस्टर जो है ना आपको एक प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो सारी चीज़ें जो है ना मैंने बहुत डिटेल के अंदर इक्विटी रिसर्च मास्टर क्लास के अंदर डिस्कस करी हुई है, तो उसका लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया हुआ है, आप लोग जो है डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो। अब इसके बाद बात करूं तो कुछ प्लेयर्स होते हैं ना, निबे जैसे प्लेयर्स है जो कि अगेन कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर है, जहां पे ग्रोथ रेट्स इतनी ज्यादा मुझे बेटर नहीं देखने मिल रही है, तो उनके मार्जिन जो है अगेन थोड़े लोअर साइड पे होते हैं। फिर इसके साथ साथ हम जो है थोड़ा आगे बात करते हैं, सीधा कंपनीज पे आ जाते हैं। तो अब जो पहली कंपनी जो कि मुझे आपसे डिस्कस करनी है उसका नाम है जेन टेक्नोलॉजीज। एंड अगेन मैं आपके साथ क्या करने वाला हूँ, मैं आपके कौन सी कंपनी के जो मेन की मैट्रिक्स जो कि हमें देखनी चाहिए ना, वो सारे मैट्रिक्स जो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ, ताकि आप जब इंडिपेंडेंटली जाकर जो है इन कंपनीज को पढ़ने बैठोगे तो आपको पता होगा कि यार इन कंपनीज के अंदर आखिर चल क्या रहा है। तो जेन टेक्नोलॉजीज जैसी कंपनीज के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो देखो इनका दिक्कत देखो, इनके Q1 FY26 के नंबर जो है हमें खराब होते हुए देखने मिले, और मैनेजमेंट ने ये बताया कि इनका जो FY26 है ना वो थोड़ा फ्लैट ईयर रहेगा, क्योंकि इन्हें ऑर्डर जो है इस बार इतने अच्छे नहीं मिले। लेकिन मैनेजमेंट ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि FY26 के अंदर जो है इन्हें अच्छे खासे मतलब 800 करोड़ के आसपास के जो है ऑर्डर्स देखने मिल सकते हैं। अब एक नेगेटिव पॉइंट मैं बता देता हूँ, डिफेंस कंपनी के अंदर ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, राइट। अब ये जेन वाले मैनेजमेंट बता रहे हैं कि यार कई टाइम से बता रहे हैं कि ऑर्डर्स हमारे पास आएंगे आएंगे आएंगे, लेकिन ऑर्डर्स हमें आते हुए नहीं दिख रहे इनके पास। तो ये एक नेगेटिव पार्ट मैं बोलूंगा जेन का, क्योंकि जेन एक ऐसी कंपनी है जो कि बहुत ज्यादा फास्ट ग्रो कर रही है। तो जेन के अंदर अगर आप देखोगे तो कंपनी जो है 2025 में भी हमें 120% से टॉप लाइन ग्रो करते हुए देखने मिली, एंड 2024 में अगर आप देखोगे तो कंपनी ने ओवर टॉप लाइन जो है अपनी 100% से ग्रो की। इसके साथ साथ ओवरऑल अगर आप जेन के मार्जिन्स देखोगे तो हमें जेन के मार्जिन्स के अंदर भी जो है हमें बहुत ज्यादा बड़ा ट्रांजिशन देखने मिला है, और अभी कंपनी के एबिटा मार्जिन जो है बहुत ज्यादा सॉलिड हो चुके हैं। इसके साथ साथ इसके पहले तक तो कंपनी को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिल रहा था। Q4 के भी जो नंबर्स थे कंपनी के वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे। एंड अगेन आपकी जो ऑर्डर बुक है ना वो आपकी रेवेन्यू विजिबिलिटी बताएगी आपके डिफेंस सेक्टर या फिर आपके कोई भी सेक्टर की कंपनीज हो गई, ईपीसी कंपनीज हो गई, वो सारी कंपनीज के अंदर, क्योंकि आपके पास आज ऑर्डर है तब आपको पता चलेगा ना कि आप कल एग्जीक्यूट करने वाले हो या नहीं। तो यहाँ पे अगेन आपको एक चीज देखनी है कि जेन के अंदर क्या हमें Q2 के अंदर ऑर्डर आते हुए देखने मिल रहे क्या, ये चीज जो है आपको एज इन्वेस्टर जो है ट्रैक करनी पड़ेगी। चाहे ये लोग बता रहे कि इन्हें जो है आपके ड्रोन और एंटी ड्रोन दोनों कैटेगरी से जो है ऑर्डर्स मिलने वाले। अब कंपनी ड्रोन और एंटी ड्रोन वाले सेगमेंट के अंदर है ना ज्यादा फोकस कर रहा है यहाँ मैनेजमेंट। अब रीजन ये बनकर आता है कि देखो इनके मार्जिन्स भी जो है हमें यहाँ बेटर देखने मिल रहे हैं, और इसके साथ साथ गवर्नमेंट का जो स्पेंडिंग है ना इस साइड पे वो भी जो है हमें इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहा है। सिम्युलेटर्स के साइड जो है अगर आप जेन के मार्जिन्स देखोगे तो थोड़े लोअर साइड पे जो है हमें इनके मार्जिन्स देखने मिलते हैं एज कंपेयर टू ड्रोन और एंटी ड्रोन। अब इसके साथ साथ जेन ने अगर आप देखोगे तो रिसेंटली जो है कुछ एक्विजिशंस भी किए, उन एक्विजिशंस को जो है ये लोग किस तरीके से इंटीग्रेट करते हैं वो हमें देखना पड़ेगा। और ये लोग जो है ना धीरे धीरे आपके सप्लाई चेन के अंदर थोड़ा आगे आगे जा रहे हैं और बाकी प्लेयर्स के साथ तरीके से भी जो है ये इंटीग्रेट हो रहे हैं। जैसे कि अभी इन्होंने एक कंपनी एक्वायर की है, कंपनी का नाम है अप्लाइड रिसर्च इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। अब ये कंपनी क्या
करती है, जेन ने इसे क्यों एक्वायर किया है, क्योंकि एक तो इससे जेन के जो मार्जिन है ना वो हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे, कंपनी के अंदर हमें ग्रोथ देखने मिलेगी। और ये जो कंपनी है ना ये आपके सिमुलेशन के अंदर काम करती है और आपके SaaS के अंदर काम करती है। फिर इसके साथ साथ अगर मैं देखूँ तो वेक्टर टेक्निक्स के साथ भी जो है इन्होंने कुछ इनका एक्विजिशन कर रखा है। तो वेक्टर टेक्निक्स जो है ना आप अगर देखोगे तो ये लोग जो है आपके मेड इन इंडिया कंपोनेंट्स के ऊपर फोकस करती है। एंड अगेन ये लोग जो है आपके बाकी डिफेंस इक्विपमेंट जैसे कि एरोस्पेस इक्विपमेंट्स हो गए, फिर इसके साथ साथ बाकी प्रोडक्ट्स हो गए उसमें फोकस कर रहे हैं। तो मतलब सिर्फ ड्रोन और एंटी ड्रोन के अलावा भी जो है ये लोग बाकी कंपनीज के ऊपर भी जो है फोकस कर रहे हैं, रोबोटिक्स के ऊपर भी जो है ये लोग फोकस कर रहे हैं। तो ये बनकर आती है जेन की बात। अब आपको एज इन्वेस्टर ये देखना है कि इनके एक्विजिशन जो है हमें किस तरीके से प्ले आउट होते हुए देखने मिलते हैं। जेन के मार्जिन अगर आप देखोगे तो मार्जिन के अंदर हमें फॉल होते हुए देखने मिल रहा है, लेकिन ये मार्जिन जो है ना हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे अगेन FY27 के अंदर। तो यहाँ पे अगर मैं ऑर्डर बुक की बात करूँ तो कंपनी की जो ऑर्डर बुक है ना वो 750 करोड़ के आसपास है, जो कि बहुत ज्यादा कम है। और इसलिए FY26 वाला जो ईयर है ना वो फ्लैट ही होने वाला है। अगर इन्हें ऑर्डर मिल भी जाते हैं Q2 के अंदर, Q3 के अंदर, तो भी ये लोग जो है ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। अब डिफेंस सेक्टर के अंदर भी आपके जो ऑर्डर्स होते हैं ना उनकी साइकिल होती है, शॉर्ट डेटेड ऑर्डर होते हैं, लॉन्ग डेटेड ऑर्डर होते हैं। तो अब आपके जो शॉर्ट डेटेड पीरियड वाली जो कंपनीज है ना वो मुझे थोड़ी ज्यादा बेटर लगती है एज कंपेयर टू आपकी लॉन्ग डेटेड वाली कंपनीज। क्योंकि कई बार क्या होता है जो आपकी बहुत बड़ी बड़ी शिप बिल्डिंग कंपनीज है ना उन्हें 10 साल 15 साल के भी जो है ऑर्डर्स दिए जाते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे तो क्या दिक्कत है इन ऑर्डर्स का। अब ऐसा है कि यार 10 साल 15 साल इन्हें ऑर्डर्स तो दिए हुए, लेकिन जब तक ये एग्जीक्यूट करते तब तक क्या पता कि वॉर करने का तरीका ही जो है उसके अंदर हमें चेंज देखने मिला। तो ऐसी भी जो है कुछ चीज़ें होती है। फिर इसके साथ साथ अगर मैं आपसे बात करूं तो जेन की आपकी ऑर्डर बुक जो है कम बनकर आ रही है 750 करोड़ के आसपास। इसके साथ साथ कंपनी का जो गाइडेंस है ना वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, बट इनका जो ऑप्टिमिस्टिक गाइडेंस है ना वो आपके FY27 और FY28 के लिए। 26 फ्लैट होगा, 27 और 28 के अंदर हमें मैक्सिमम ग्रोथ रेट देखने मिलेगी कंपनी की। तो 3 साल का इन्होंने जो क्यूमुलेटिव टारगेट दिया हुआ है ना टॉप लाइन के अंदर वो कुछ 6000 करोड़ प्लस के आसपास का दिया हुआ है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमें जो है ओवर 50% की ग्रोथ जो है 27 और 28 के अंदर देखने मिलेगी। बट आपको एज इन्वेस्टर ये देखना है कि ऑर्डर इनके पास आ रहा है क्या, जैसा मैनेजमेंट बोल रहा है। अब इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो मार्जिन का जो गाइडेंस है इन्होंने 35% के आसपास का दिया हुआ है और 40% का कंसोलिडेटेड गाइडेंस जो है ये लोग मेंटेन करके चल रहे हैं। अब ऑर्डर्स की बात करूं तो मैनेजमेंट ये बता रहा है कि 650 करोड़ के सिम्युलेटर के जो ऑर्डर है इनके पास आने वाले, एंटी ड्रोन सिस्टम के भी आने वाले। तो ये जो है इन्हें कमिंग 2 मंथ्स के अंदर जो है आते हुए देखने मिलेंगे। फिर जब ऑर्डर के डिले की बात करूं तो मैनेजमेंट ने यह भी बताया कि Q1 के अंदर जो है इनके थोड़े रेवेन्यू जो है वो हमें डिफर होते हुए देखने मिलेंगे, क्योंकि कुछ ऑर्डर जो कि एग्जीक्यूट होने वाले थे वो जो है Q2 के ऊपर शिफ्ट हो गए। तो Q2 के अंदर जो है हमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिल सकती है रेवेन्यूज के अंदर, लेकिन आप इतनी ज्यादा ग्रोथ इस साल जो है कंपनी से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते अगेन। बट गवर्नमेंट के जो ऑर्डर आने का जो इन्फ्लो है ना वो बेटर हो चुका है जब से हमें इंडिया पाकिस्तान की जो इमरजेंसी है ना वो देखने मिली थी। इसके बाद अगर आप मैनेजमेंट का सेंटीमेंट देखोगे तो ओवरऑल मैनेजमेंट का सेंटीमेंट जो है वो पॉजिटिव ही है आपका ऑपरेशन सिंदूर होने के बाद। और इसके साथ साथ ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी अगर आप देखोगे तो हमें जेन के कुछ प्रोडक्ट जो है वो यूज होते हुए देखने मिले। फिर इसके साथ साथ जेन के अंदर क्या ट्रांजिशन चल रहे हैं और क्या चेंजेस चल रहे हैं, तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी जो है डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर जा रही है। अगेन मैंने आपको बोला आपको एक्विजिशन किस तरीके से प्ले आउट होते हैं उस चीज़ों पर जो है देखना पड़ेगा। तो वैल्यू चेन के अंदर जेन जो है आपकी IP लेड कंपनी है जो कि आपके खुद के प्रोडक्ट्स बनाती है और सेल करती है। तो ये बनकर आती है आपकी जेन की बात। अब जेन के बाद एक और बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, तो ये कंपनी का नाम है अपोलो माइक्रो सिस्टम। अब मैं आपको इस कंपनी का चार्ट नहीं दिखाने वाला हूँ, मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन इस कंपनी के अंदर जो है हमें बहुत ज़्यादा मैसिव रनअप जो है कुछ टाइम से जो है देखने मिल रहा है। और ये कंपनी जो है आपके मिसाइल्स के अंदर, आपके रेडार्स के अंदर जो है काम करती है। तो इनका प्रोडक्ट मिक्स भी जो है आपके मॉडर्न डिफेंस वॉरफेयर की तरफ ज़्यादा है। इसके साथ साथ इन्होंने अभी एक कंपनी के अंदर एक्विजिशन किया है, तो वहां पे आप देखोगे तो उसे ये लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ओवरऑल कंपनी ने जो टॉप लाइन का गाइडेंस दिया हुआ है 100% के आसपास का दिया हुआ है फॉर आपका FY26 कंसोलिडेटेड गाइडेंस की मैं बात कर रहा हूं। अब इसके पहले अगर हम अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात करें तो यहाँ पे हमें पैट CAGR जो है 2021 से 2025 तक 53% की ग्रोथ देखने मिली है। एंड अगेन रेवेन्यू की जो है हमें 29% की ग्रोथ जो है देखने मिली है। इसके साथ साथ कुछ इंटरेस्टिंग कैटलिस्ट जो कि हमें अपोलो माइक्रो सिस्टम के अंदर प्ले आउट होते हुए देखने मिले। फर्स्ट जो चीज़ है कि कंपनी को जो है अपना पहला एक्सपोर्ट ऑर्डर जो है देखने मिला है। इसके साथ साथ इन्होंने जो है अभी प्रेफरेंस शेयर्स के थ्रू जो है कैपिटल रेज करा हुआ है और इनकी क्रेडिट रेटिंग भी जो है हमें बेटर होते हुए देखने मिली है। तो ये बनकर आती है अपोलो की बात।
अब यहाँ पे अगेन अपोलो के अंदर जो है क्या की ट्रिगर्स प्ले आउट हो रहे हैं, ऑर्डर बुक वगैरह किस तरीके से आ रही है, वो जो है हमें देखना पड़ेगा। अब आप इन कंपनीज को ट्रैक कर रहे हो, डिफेंस कंपनीज को, तो मार्केट कैप टू ऑर्डर बुक एक इंपॉर्टेंट रेशियो बनकर आता है जो कि आपको एज इन्वेस्टर जो है ट्रैक करना चाहिए। फिर इसके साथ साथ एक ऑर्डर बुक टू सेल्स की बात करें तो इनकी ऑर्डर बुक जो है 735 करोड़ के आसपास की बनकर आती है, और इनकी सेल्स अगर आप देखोगे तो हमें 46% की वाई ग्रोथ देखने मिली थी टॉप लाइन के अंदर। इसके साथ साथ इनके एबिटा मार्जिन जो है अच्छे खासे 31% के आसपास है। अब कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस क्या दिया हुआ है कि लोग आपके FY26 और 27 के अंदर जो है 40 to 50% CAGR के आसपास दोनों साल के अंदर जो है ग्रो करने वाले, और इसके साथ साथ मार्जिन जो है हमें कंपनी के बेटर होते हुए देखने मिलेंगे, ऑपरेटिंग लेवरेज भी जो है हमें कंपनी के अंदर देखने मिलेगा। बस एक चीज है कि अपोलो माइक्रो सिस्टम के आप अभी के नंबर्स देखोगे तो हमें जो है 126% की जो है पैड ग्रोथ देखने मिली है। ये पैड ग्रोथ जो है हमें अभी देखने मिल रही है, तो H1 के अंदर जो है हमें ऑपरेटिंग लेवरेज देखने मिलेगा, लेकिन H2 के अंदर कंपनी का जो ऑपरेटिंग लेवरेज है ना वो जो है हमें कहीं ना कहीं रिड्यूस होते हुए देखने मिलेगा, क्योंकि जो एक्विजिशन इन्होंने किया। फिर आपकी अपोलो माइक्रो सिस्टम जो है डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स के अंदर है, जैसे कि अग्नि के अंदर भी ये लोग थे, आपके न्यूक्लियर मिसाइल के अंदर, एंड अगेन कंपनी जो है आपके क्रूज मिसाइल्स के अंदर भी है, तो निर्भय, आपका SLCM, NASM, फिर इसके साथ साथ आपकी आकाश मिसाइल्स के अंदर, आपके QRSAM के अंदर, ये सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर जो है कंपनी कहीं ना कहीं जो है काम करते हुए हमें देखने मिलती है। अब इसके साथ साथ अपोलो के और क्या की पॉइंट्स है जो कि हमें एज इन्वेस्टर जो है डिस्कस करनी चाहिए, तो यहाँ पे आप देखोगे तो अपोलो के अंदर जो है ना कुछ ऑर्डर्स के अंदर जो है हमें थोड़ा बहुत डीले मिल रहा है, जो कि एक थोड़ी नेगेटिव बात हो जाती है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो मैनेजमेंट ये बता रहे हैं कि रेवेन्यू डिफरल हमें देखने मिला, यही सेम चीज जो है हमें जेन के अंदर देखने मिली कि रेवेन्यू जो है जो कि इस क्वार्टर में देखने मिलने वाला था वो जो है Q2 के अंदर शिफ्ट हो चुका है। इसके साथ साथ अगेन एक और चीज है कि कंपनी के पास जो है ना 113 करोड़ का इनके पास एवियोनिक्स का ऑर्डर आया हुआ है, दैट इज एक्सपोर्ट ऑर्डर। कंपनी ये भी एक्सपेक्ट कर रही है कि Q4 FY26 तक हमें QRSAM के ऑर्डर जो है वो देखने मिलने वाले। वो शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल होती है ना जो कि आपके आर्टिलरीज वगैरह को प्रोटेक्ट करती है, उसे QRSAM बोलते हैं, जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो उसके ऑर्डर आपको देखने पड़ेंगे कि Q4 के अंदर क्या कंपनी को सच में मिल रहे हैं क्या, तो आपको यहाँ पे जो है इसे क्लोजली ट्रैक करना पड़ेगा। फिर इसके साथ साथ जो इनका IDL एक्सप्लोजिव्स का जो एक्विजिशन था वो कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेट कर रही है, जिसकी वजह से हमें कंपनी के जो मार्जिन्स है ना वो कहीं ना कहीं जो है बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। फिर इनके मेन प्रोडक्ट्स क्या बनकर आते हैं अपोलो माइक्रो सिस्टम के, आपकी मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स, एवियोनिक्स, फिर इसके साथ साथ आपका इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर जैसे प्रोडक्ट्स बनकर आते हैं, एंड अगेन कंपनी जो है आपके UAV सब सिस्टम्स एंड आपके जो है बाकी प्रोडक्ट्स के अंदर जो है काम करती है। तो इनके मेन की क्लाइंट्स कौन बनकर आ रहे हैं, आपके DRDO जैसी कंपनीज, HAL जैसी कंपनीज, BEL जैसी कंपनीज जो है इनके मेन क्लाइंट जो है बनकर आते हैं। तो ये हो गई अपोलो की बात, ये हो गई जेन की बात। तो ये कुछ दो मेन प्लेयर्स है जो कि आपके पूरे वैल्यू चेन के अंदर जो है काम कर रहे हैं। अब जो थर्ड मेन प्लेयर बनकर आता है ना उसका नाम है डेटा पैटर्न्स। अब डेटा पैटर्न्स को जो है मैंने बहुत डिटेल के अंदर जो है एक वीडियो के अंदर डिस्कस करा हुआ है। अब जेन को भी डिस्कस करा था, लेकिन Q1 FY26 के अंदर कुछ चीजें हुई है जो कि चेंज हुई है, तो इसलिए जो है मैंने जेन को आपके साथ फिर से डिस्कस करा। तो यहाँ पे अगर आप हमारे ट्विटर प्रोफाइल पे जाओगे, अब ट्विटर प्रोफाइल पे जाके आपको कुछ नहीं बस डिफेंस सर्च करना है। तो जब आप डिफेंस सर्च करोगे ना तो आपको जो है यहाँ पे अपोलो माइक्रो सिस्टम, टेम्बो ग्लोबल और एस्ट्रा माइक्रोवेव पे जो है वीडियो मिल जाएगा। फिर इसके साथ साथ अब आप अगर ढूंढोगे तो यहाँ पे जो है एक और डिफेंस सेक्टर के ऊपर हमने वीडियो बनाकर रखी है। तो ये वाली वीडियो है, ये वीडियो आई वुड सजेस्ट कि आप लोग जो है जाकर देखो, जहाँ पे हमने जो है आपके मॉडर्न डिफेंस वॉरफेयर के अंदर किस तरीके से चीज़ें प्ले आउट हो रही है वो भी कवर किया है। और इसमें जो है हमने आपकी कंपनी जैसे कि डेटा पैटर्न्स, विन्यास, एक्सिस केट्स को भी जो है कवर कर रखा है। लेकिन वहाँ से Q1 FY26 के अंदर क्या चेंज हुआ है और वैल्यू चेन के अंदर क्या कंपनी क्या काम कर रही है, वो सारी चीज़ें जो है हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम डेटा पैटर्न्स की बात करें तो डेटा पैटर्न्स भी अगेन डेटा पैटर्न्स के अंदर क्या ट्रांजिशन शिफ्ट होते हुए हमें देखने मिल रहा है वो जो है मैं आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ। तो यहाँ डेटा पैटर्न्स के अंदर अगर आप देखोगे तो अभी क्या चल रहा है, अब कंपनी के मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया हुआ है कि ये लोग जो है 20 से 25% ग्रोथ जो है हमें FY26 के अंदर देखने मिलेगी। इसके साथ साथ मार्जिन का गाइडेंस जो है ना इन्होंने 35 to 40% का दिया हुआ है। एज ऑफ नाउ अगर आप डेटा पैटर्न्स के मार्जिन देखोगे तो ये लोग आराम से जो है 39% का एबिटा बना रहे हैं। और अभी अगर आप देखोगे तो इनके एबिटा जो है हमें आराम से, मेरे को लगता है कि 40% के आसपास ही जो है, जो कि पिछले साल इनके मार्जिन थे उसी लेवल के आसपास जो है देखने मिलने वाले। अब कंपनी कुछ लो मार्जिन प्रोडक्ट्स भी कर रही थी जहां मैनेजमेंट चाह रहा था कि यार इनका कहीं ना कहीं जो है उस प्रोजेक्ट के अंदर कंट्रीब्यूशन हो जाए, उस प्रोजेक्ट के अंदर ये लोग मार्जिन्स वगैरह पे जो है कम फोकस कर रहे थे ताकि आगे जाकर जो है इन्हें बेटर प्रोजेक्ट्स मिले। तो उस पर भी मैनेजमेंट फोकस कर रहा था, ये भी इनकी एक स्ट्रैटेजी है।
तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी। इसके साथ साथ अगेन इनका भी मैनेजमेंट यही बता रहा है कि Q1 के अंदर कस्टमर अप्रूवल डिलेज हमें देखने मिल रहे। अगर आप देखोगे तो किसी भी सेक्टर के अंदर है ना, एक चीज़ बहुत कॉमन होती है, और वो कॉमन चीज़ आप जब उस सेक्टर की कंपनीज को रीड करोगे ना, तभी उसके बारे में जो है आपको आइडिया लगता है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो जो अप्रूवल डिलेस है ना, वो हमें मोस्ट ऑफ द कंपनीज के अंदर जो है देखने मिल रहा है। और इसका एक बहुत बड़ा रीजन जो है ना, आपका इंस्पेक्शन भी बनकर आता है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो इंस्पेक्ट कर रही है और फिर इसके बाद ये कंपनी जो है ऑर्डर्स दे रही है इन कंपनीज को। तो फिर ये इंस्पेक्शन के अंदर जो है टाइम लग रहा है। एक बार इंस्पेक्शन हो रहा है, फिर आपके ऑर्डर्स ले रहे हैं, या फिर एक बार इंस्पेक्शन हो रहा है और फिर ही आपका जो सामान जो है उन कस्टमर्स के पास जा रहा है। तो ये कुछ चीज़ जो है हमें देखने मिल रही है। ये आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है हमें ठीक होते हुए देखने मिलती है। इसके साथ साथ ऑर्डर्स की बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो कंपनी का जो ऑर्डर पाइपलाइन है ना, वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो यहाँ पे इन्होंने जो है ब्रह्मास वाले जो प्रोजेक्ट है उसको भी जो है इन्होंने कंट्रीब्यूट किया था। एंड अगेन अगर आप देखोगे तो ये लोग रेडार के अंदर भी काम कर रहे हैं, और EW आपके प्रोडक्ट प्रोग्राम्स के अंदर भी जो है कंपनी काम कर रही है। तो ये बनकर आती है आपके डेटा पैटर्न्स की बात, और डेटा पैटर्न्स के अंदर शिफ्ट किस तरीके से हमें प्ले आउट होते हुए देखने मिलता है, वो एज इन्वेस्टर जो है देखना चाहिए। अब डेटा पैटर्न्स के अंदर भी डिफरेंट सेगमेंट्स है, जैसे कि एक इनका बॉक्स बिल्ड वाला सेगमेंट है, जहां इनके मार्जिन जो है थोड़े लोअर साइड पे। और ओवरऑल अगर आप रेवेन्यू प्रोफाइल देखोगे कंपनी की, तो मैक्सिमम रेवेन्यू जो है हमें प्रोडक्शन से आते हुए देखने मिलते हैं। डेवलपमेंट से 43% ऑफ रेवेन्यूज हमें कंपनी के देखने मिले, और सर्विस से जो है 4% के आसपास जो है कंपनी के रेवेन्यूज हमें देखने मिल रहे हैं। फिर इसके साथ साथ प्रोडक्ट वाइज बात करो तो इनके मैक्सिमम प्रोडक्ट्स जो है वो रेडार से है। दैट इज अबाउट 66% ऑफ कंपनी के रेवेन्यूज जो है ना, वो रेडार से ही है। फिर इसके साथ साथ अगर हम बाकी सेगमेंट्स की बात करें तो EW से जो है 6% के आसपास रेवेन्यूज आ रहे हैं, एंड आपके सर्विसेज से 2.9% और आपके नेवल सिस्टम से 2.4%। तो मोर और लेस आपका डेटा पैटर्न्स का फोकस कर रहा है। डेटा पैटर्न्स जो है ना आपके रेडार्स के ऊपर फोकस कर रहा है। तो आपको इस तरीके से जो है इन कंपनीज को याद रखना है। और इस तरीके से लोग पूछते हैं ना कि यार हम लोग कंपनीज को रीड कर रहे हैं लेकिन भूल जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है कि कुछ कंपनीज के जो है ना कुछ की चीजें होती है कि यार इस कंपनी के अंदर ये चल रहा है, बस आप वो चीज देखोगे ना तो आपको चीजें समझ जाएगी और आप फिर भूलोगे भी नहीं। तो इस तरीके से जो है आपको ट्रैक करनी चाहिए कंपनीज को, इस तरीके से सोचना चाहिए। ये चीजें मैंने बहुत डिटेल के अंदर सिखाई हुई है मास्टर क्लास के अंदर, तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जो है जाकर चेकआउट कर सकते हो। अब इसके बाद डेटा पैटर्न्स के बाद और कौन सी कंपनी बनकर आती है, वो जो है BEL बनकर आ रही है। तो अब BEL की मैं बात करूं तो BEL को जो है रिसेंटली ऑर्डर जो है देखने मिले। तो जो कंपनी के पास ऑर्डर्स आने वाले थे वो कंपनी के पास जो है ऑर्डर्स आ चुके। तो ये एक इंटरेस्टिंग बात हो चुकी है BEL की। तो BEL की अगर आप ऑर्डर बुक देखोगे तो 75,000 करोड़ के आसपास की कंपनी की ऑर्डर बुक बनकर आ रही है। इसमें से इनको जो है जुलाई के बाद जो है ना आपके 2,600 करोड़ के आसपास के जो है ऑर्डर हमें देखने मिले। फिर इसके साथ साथ इतना बड़ा बेस होने के बाद भी BEL अगर आप देखोगे तो ये लोग 23,000 करोड़ का जो है टॉप लाइन करा हुआ है 2025 में। तो यहां से भी जो है मैनेजमेंट जो है ना आपका 15 to 17% के आसपास का जो है गाइडेंस दे रहा है ग्रोथ का, क्योंकि इनके पास ऑर्डर्स अच्छे खासे आ रहे हैं। तो मैनेजमेंट ये गाइड कर रहा है कि इनके पास हमें जो है 27,000 करोड़ के आसपास के जो है ऑर्डर इनफ्लो देखने मिलेगी QRFM के अंदर। और जो QRFM के ऑर्डर इन्हें मिलने वाले थे ना, वो अभी इन्हें रिसेंटली मिले हुए। तो आप सिर्फ सिंपली जाके डॉक्यूमेंट्स के अंदर चेक करोगे तो यहाँ BEL के अंदर जो है ना हमें अनाउंसमेंट देखने मिला था कि इन्हें ऑर्डर्स मिल गए नए वाले। अब इसके साथ साथ इसके पहले भी 16 सितंबर को भी जो है ना BEL को एक ऑर्डर मिला था। वो भी एक बहुत बड़ा ऑर्डर था कंपनी के लिए, 712 करोड़ का। तो BEL को जो है ऑर्डर्स रिसेंटली बहुत अच्छे खासे मिले हुए। फिर इसके साथ साथ मार्जिन की बात करूँ तो मैनेजमेंट जो है 27% का जो है EBITDA मार्जिन का गाइडेंस दे रहा है। मैनेजमेंट ने ये जो है थोड़ा कंजर्वेटिव गाइडेंस दिया है, और हाई चांसेस है कि मार्जिन जो है मार्जिन का गाइडेंस मैनेजमेंट जो है बेटर कर सकता है। बट अगेन आपके जो मार्जिन वगैरह है ना वो आपके प्रोडक्ट मिक्स पर डिपेंड करेंगे। जैसे कि जेन के अंदर पहले एक क्वार्टर के अंदर क्या हुआ था कि उनका जो प्रोडक्ट मिक्स था ना वो चेंज हो गया था। मतलब ड्रोन वाले कैटेगरी के अंदर इनके मार्जिन बेटर होते, सिम्युलेटर के अंदर थोड़े लोअर मार्जिन होते। तो जेन ने क्या किया, थोड़ा लोअर मार्जिन वाला प्रोडक्ट मिक्स है ना उस क्वार्टर के अंदर एग्जीक्यूट किया। तो उस क्वार्टर के अंदर हमें मार्जिन जो है ना इनकम उसके खराब होते हुए देखने मिले। तो डिफेंस सेक्टर के अंदर कंपनीज आप देख रहे हो तो आप QOQ बेसिस पे मार्जिन मत देखो। आई वुड सजेस्ट कि आप जो है पूरा YOY लेवल पे मार्जिन देखो। YOY भी किस तरीके से, जैसे कि FY24 और 25 इस तरीके से आपको मार्जिन देखने, क्योंकि हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी के प्रोडक्ट मिक्स के हिसाब से जो है हमें मार्जिन फ्लक्चुएट होते हुए देखने मिलते हैं। तो ये चीज जो है आपको एज इन्वेस्टर ध्यान रखनी पड़ेगी।
फिर इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो कंपनी जो है 1600 करोड़ के आसपास R&D के अंदर स्पेंड करने वाली है। केपेक्स के अंदर ये लोग जो है 1000 करोड़ के आसपास स्पेंड करने वाले हैं। और अभी BEL के अंदर हमें क्या चेंजेस देखने मिल रहे हैं, जो इनके पास ऑर्डर्स पहले आते थे और जो अभी ऑर्डर्स आ रहे हैं कंपनी के पास, उसके अंदर हमें चेंज देखने मिल रहा है। मतलब क्या कि जो मॉडर्न डिफेंस है, जो गवर्नमेंट ने प्लान कर रखा है इंडियन एरोस्पेस फॉर 2035, वो वाले ऑर्डर्स जो है हमें आपकी BEL के अंदर देखने मिल रहे हैं। तो यहाँ आप देखोगे तो QRSAM और कुशा के ऑर्डर जो है, जो कि मिसाइल प्रोग्राम से, उनके ऑर्डर पे ये लोग फोकस कर रहे हैं। इसके साथ साथ कंपनी जो है आपके क्वांटम टेक और AI ML को भी जो है फोकस कर रही है, ताकि ये जो है चीजें ढंग से इंटीग्रेट कर पाए। तो BEL का मेन प्रोडक्ट जो है आपका मिसाइल है, मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स है, रेडार से, और ये सारी सिस्टम है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम चीजें जो है ना सेम ही कैटेगरी के अंदर काम करती है मैक्सिमम कंपनी। अब इसके बाद जो है ना हम विन्यास को डिस्कस करेंगे। तो जब मैं विन्यास की बात करूं तो विन्यास भी इंटरेस्टिंग है, लेकिन वैल्यूएशन वाइज जो है ना मुझे कंपनी जो है थोड़ी एक्सपेंसिव लगती है। जहां अगर आप पी देखोगे तो 77 का पी है। हालांकि मैं आपको कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूं, लेकिन एज इन्वेस्टर जो है आप खुद कंपनी को जो है एक बार फॉरवर्ड बेसिस पे वैल्यूएट करके देख लेना। फिर यहाँ पे विन्यास के केस में अगर आप देखें तो यहाँ पे FY25 के अंदर जो है हमें 25% की ग्रोथ देखने मिली थी YOY लेवल पे, और पैट ग्रोथ जो है हमें 27% के आसपास की देखने मिली थी। फिर इसके साथ साथ पिछले साल जो है कंपनी को 737 करोड़ के जो है ऑर्डर्स हमें देखने मिले थे। एंड अगेन इन ये लोग जो है आपके मेडिकल डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग के अंदर भी जा रहे हैं। तो विन्यास आपके मेडिकल डिवाइस के अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे भी जो है इनकी अपॉर्चुनिटी बहुत बड़ी है, और यहाँ पे जो है हमें मार्जिन्स भी जो है वो बेटर होते हुए देखने मिल सकते हैं। तो ओवरऑल अगर हम अपॉर्चुनिटी की बात करें विन्यास के इन डिफरेंट सेगमेंट्स, तो वो जो है 10,000 करोड़ प्लस की जो है कंपनी की अपॉर्चुनिटी बनकर आती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो आपके प्रोग्राम पाइपलाइन के अंदर अगर आप देखोगे ओवरऑल ऑल सेक्टर्स, तो वहां से जो है हमें 753 करोड़ की ऑर्डर बुक देखने मिली है कंपनी की। इसके साथ साथ सिस्टम इंटीग्रेशन के अंदर 247 करोड़ के ऑर्डर्स पड़े हुए कंपनी के पास। फिर लाइसेंस के अंदर अगर आप देखोगे तो 1600 करोड़ 600 करोड़ का आपका अपॉर्चुनिटी है। फिर उसे आप अगर 5 ईयर से डिवाइड करोगे तो आपका जो है आप कैलकुलेट कर सकते हो। इसके बाद अगेन इंडिपेंडेंटली मैं कैलकुलेट नहीं करने वाला हूँ, नॉर्मली आप करोगे 600 डिवाइड बाय 5 तो 120 करोड़ पर ईयर के आसपास बन जाता है। तो ये सारी जो है कुछ अपॉर्चुनिटीज बनकर आती है आपके विन्यास की। मार्जिन इनके अगर मैं बात करूं तो यहाँ मार्जिन जो है कंपनी के थोड़े लोअर साइड पे जो है हमें विन्यास के अंदर देखने मिलते हैं, जो कि हाई चांसेस है कि हमें आगे जाकर जो है चीज़ें विन्यास के मार्जिन के अंदर जो है बेटर होते हुए देखने मिले। अब इसके साथ साथ विन्यास के मैनेजमेंट ने गाइडेंस जो है टॉप लाइन का वो आपका 25% के आसपास का दिया हुआ है, और मार्जिन्स मैनेजमेंट ने वही दिया हुआ है 9 to 11%। तो यहाँ अगर आप कैलकुलेट कर रहे हो तो आप 10.5% या 11% के आसपास का जो है मार्जिन लेकर कंपनी का जो फॉरवर्ड पैट है ना वो कैलकुलेट कर सकते हो, और फिर उसे जो है आप वैल्यूएशंस के अंदर यूज कर सकते हो। अगेन ऑर्डर्स की मैं बात करूं तो कंपनी के पास जो है ऑर्डर अच्छे खासे आने वाले, जैसे कि कंपनी एक्सपेक्ट कर रही है कि 600 to 750 करोड़ के आसपास जो है FY26 से इन्हें ऑर्डर्स मिले, और इनको जो मेडिकल डिवाइस जो जिसके ऊपर ये काम कर रहे हैं ना उसके भी कॉन्ट्रैक्ट जो है ना कंपनी को मिल रही है। अब कंपनी के कुछ ऑर्डर्स के अंदर जो है हमें डीले देखने मिला है, क्योंकि आपके सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हमें देखने मिला है इसराइल के अंदर। तो वहां से Q1 के अंदर अगर आप कंपनी की ग्रोथ देखोगे तो Q1 के अंदर हमें ग्रोथ जो है थोड़ी स्लो डाउन होते हुए देखने मिली है। विन्यास का मार्केट कैप अगर आप देखोगे तो 1500 करोड़ के आसपास का कंपनी का मार्केट कैप बनकर आता है, और कंपनी जो है ना एक छोटी कंपनी है, SME कंपनी है, लेकिन ग्रोथ थोड़ा इंटरेस्टिंग लगा मुझे, इसलिए मैंने सोचा कि यार आप लोगों के साथ जो है डिस्कस कर लेता हूँ इस कंपनी को। तो यहाँ पे अगेन अगर आप देखोगे तो आपकी ग्रोथ जो है ना वो हमें Q2 के अंदर बेटर होते हुए देखने मिलेगी। अब इंटरेस्टिंग कंपनीज के तरफ आए तो हमने जो है मोस्ट ऑफ द कंपनीज डिस्कस कर लिया। अब जो है हम थोड़ा एक्सिस केड्स के बारे में बात करते हैं। अब एक्सिस केड्स को भी जो है मैंने बहुत डिटेल के अंदर हमारा जो पुराना मेन चैनल है, मतलब आयुष मर्दा रिसर्च डेस्क वाला चैनल, उस पर जो है कवर कर रखा है। इसके साथ साथ मार्केट्स विद आयुष मर्दा वाला जो चैनल है ना, उस पर भी जो है मैंने एक्सिस केड्स को बहुत बार कवर कर रखा है। तो एक्सिस केड्स पे जो है मैं आपके साथ ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड करने वाला हूँ। एक्सिस केड्स के अंदर जो है हमें मोटा माटम क्या देखने मिल रहा है मैं आपको वो बता देता हूँ। एक्सिस केड्स के अंदर हमें मार्जिन्स कंपनी के जो है बेटर देखने मिलेंगे। ये कंपनी भी जो है अपने डिफेंस और एरोस्पेस वाले डिवीजन के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है, और ये लोग जो है आपके सेमीकंडक्टर के अंदर भी है। तो सेमीकंडक्टर वाला जो डिवीजन है उसके अंदर कंपनी जो है सबसे ज़्यादा एबिटा बना सकती है। फिर जब एरोस्पेस और डिफेंस वाले वर्टिकल की बात करूं तो ये जो दो मेन वर्टिकल है कंपनी के, और यहाँ दोनों सेगमेंट्स के अंदर जो है मैनेजमेंट ये बता रहा है कि ग्रोथ रेट जो है ना स्ट्रॉन्ग ही रहने वाली है।
फिर इसके साथ साथ इनके जो नए वर्टिकल से कंपनी उस पर फोकस कर रही है। और सबसे बड़ा ट्रांजिशन जो कि हमें एक्सिस केड्स के अंदर देखने मिल रहा है वो है ये कि कंपनी जो है पहले सर्विसेज के अंदर काम करती थी, अब ये लोग जो है प्रोडक्ट्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से हमें कंपनी के मार्जिन जो है ना एकदम पूरे जो है चेंज होते हुए देखने मिलेंगे। जैसे कि अगर मैं गाइडेंस की बात करूँ एक्सिस केड्स की, तो यहाँ पे FY26 के लिए कंपनी गाइडेंस दे रही है कि ये लोग 25% के आसपास ग्रो करेंगे नॉन कोर वाले डिवीजन को देखकर भी। और हमें जो है EBITDA के अंदर 3% के आसपास का इंप्रूवमेंट देखने मिल सकता है, मतलब पैड ग्रोथ जो हमें कंपनी के अंदर अच्छी खासी देखने मिलने वाली है। इसके साथ साथ FY26 और FY27 के अंदर इनका केपेक्स भी आ रहा है, तो वो आपको देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जो है चीज़ें प्ले आउट होती है। ओवरऑल कंपनी का जो है कुछ आई थिंक 50% के CAGR के आसपास का गाइडेंस इन्होंने दिया हुआ है, जैसे कि ये लोग जो है $1 बिलियन के आसपास का रेवेन्यू रीच आउट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप एक्सिस केड्स के मैनेजमेंट की जो है इन्वेस्टर्स प्रेजेंटेशन देखोगे तो यहाँ पे जो है मैनेजमेंट ने उनका जो विजन है ना उसके बारे में बात की है। तो ये FY30 तक 9,000 करोड़ के आसपास का जो है रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे एज ऑफ FY25 इनके रेवेन्यूज कितने 1,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट भी करोगे अगले 5 साल के लिए, तो यहाँ पे आप सिंपली डिवाइड करोगे तो हमें 50% 55% का CAGR का ग्रोथ जो है टॉप लाइन के अंदर देखने मिल सकता है। अब ये मैनेजमेंट बता रहा है, अब एग्जीक्यूशन जो है किस तरीके से प्ले आउट होता है वो हमें देखना पड़ेगा। बट ऐसे तो मैनेजमेंट जो है नया टीम भी लेकर आया है इनके प्रोडक्ट वाले डिवीजन को जो है स्केल आउट करने के लिए। तो ये बन जाती है आपकी एक्सिस केड्स की बात। तो इंटरेस्टिंग कंपनी है, आई वुड सजेस्ट कि आप हमारा वो वाला वीडियो जाकर देखना, और दोनों चैनल्स पे जो है आपको वीडियो मिल जाएंगे कि कंपनीज के अंदर क्या चल रहा है। फिर इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग कंपनी अगेन आज़ाद इंजीनियरिंग नाम है कंपनी का। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो हमें मार्जिन जो है कंपनी के बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। और आज़ाद का जो मैनेजमेंट है ना, उन्होंने जो है ये आपके एरोस्पेस डिवीजन के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग काम करता है। मतलब ये मैं मोर और लेस जो है आपके एरोस्पेस वाले कैटेगरी के अंदर रखूंगा, लेकिन हम डिफेंस और एरोस्पेस डिस्कस कर रहे थे तो मैंने सोचा कि यार बात कर ही लेते हैं कंपनी की। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आज़ाद के अंदर भी जो है ना हमें ग्रोथ रेट स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। कंपनी को जो है अभी रिसेंटली जो है हमें ऑर्डर देखने मिला है, क्लीन एनर्जी वाले सेगमेंट से जो है कंपनी को ऑर्डर मिला है अभी अभी। तो यहाँ पे आप देखोगे तो हमें 41% की ग्रोथ देखने मिली है एनर्जी ऑयल एंड गैस वाले सेगमेंट से। एरोस्पेस से अगर आप देखोगे तो हमें जो है अच्छी खासी ग्रोथ देखने मिली है। फिर इसके साथ साथ Q1 FY26 के अंदर हमें जो है 36% के आसपास की ग्रोथ देखने मिली है टॉप लाइन के अंदर। तो ये बन जाती है आज़ाद की बात। पैड ग्रोथ अगर आप देखोगे तो हमें इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं देखने मिली है, सिर्फ YOY लेवल पे हमें 75% का पैड ग्रोथ देखने मिला है। लेकिन उस पर भी मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इस बार क्या हो गया था कि इनके जो एम्प्लॉयमेंट एक्सपेंसेस है वो थोड़े इंक्रीज हो गए थे। इसके साथ साथ कंपनी की जो नई फैसिलिटी है ना वो भी आ रही है। और Q3 Q4 के अंदर भी अगर आप देखोगे तो इनका जो मोर और लेस फाइनेंस कॉस्ट है ना उसके अंदर भी हमें थोड़ा इंक्रीज देखने मिला था। तो इसलिए हमें मार्जिन जो है ना कंपनी के कहीं ना कहीं जो है फॉल होते हुए देखने मिले। अब इन्हें कुछ इंटरेस्टिंग ऑर्डर्स मिले हुए रिसेंट टाइम में, तो जैसे कि GE वर्नवा से भी इन्हें ऑर्डर मिला हुआ है, BHEL से भी इन्हें ऑर्डर मिला हुआ है, आपके मित्सुबिशी से। और इसके साथ साथ कंपनी आपके रोल्स रॉयस के साथ भी काम करती है आपके एयरक्राफ्ट इंजन कंपोनेंट्स के लिए, तो वहां से भी जो है ऑर्डर्स मिला हुआ है। अब आप एरोस्पेस कंपनीज की बात करते हो ना, तो इन कंपनीज के ऑर्डर जो है ना थोड़े स्टिकी साइड पे होते हैं। तो मतलब एक बार आपको ऑर्डर मिल जाता है, आप किसी क्लाइंट के साथ काम करना स्टार्ट कर देते हो, तो जल्दी आपका कोई क्लाइंट है ना आपको रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो ये एक मोड बनकर आता है आपके लिए। फिर इसके साथ साथ अगर मैं टाइम की बात करूं तो कंपनी का जो आपका 2029 का जो टाइम है वो आराम से जो है 2190 बिलियन के आसपास रुपीस के आसपास जो है बनकर आता है। ये कुछ कंपोनेंट्स है जो कि कंपनी जो है सप्लाई करती है। तो मेन आपका आज़ाद अगर आप देखोगे तो आपके कंपोनेंट्स के अंदर ही जो है काम करते हुए हमें देखने मिलता है। अब इस कंपनी को मैं प्लान कर रहा हूँ कि एरोस्पेस सेक्टर के ऊपर एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँ। तो अगर आप चाहते हो कि मैं एरोस्पेस सेक्टर को कवर करूँ तो कॉमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, मैं जल्द से जल्द जो है एरोस्पेस के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊँगा। तो यहाँ पे आज़ाद के बाद जो है हम मेन एक और इंटरेस्टिंग कंपनी के पास आ जाते हैं। अब कंपनी का नाम है एमटार। अब एमटार टेक्नोलॉजीज भी जो है ना एक बहुत इंटरेस्टिंग कंपनी है, जहां हमें जो है ना ग्रोथ रेट्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने मिल रही है। इसके साथ साथ स्टॉक जो है ना अभी अभी स्टेज 2 के अंदर आया है, और यहाँ पे जो है टेक्निकल्स पे भी अगर आप देखोगे टेक्निकली स्टॉक भी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है हमें देखने मिल रहा है। और RS जो है ना कंपनी का वो भी बहुत ज़्यादा है, रिलेटिव स्ट्रेंथ की बात कर रहा हूँ। अब क्यों है उसके पीछे भी जो है ना रीजन होता है। जैसे कि अब वही बोल रहा हूँ कि कभी भी कुछ भी कंपनी के अंदर चल रहा है ना, तो आपको जो है देखना है कि क्या उस कंपनी के अंदर जो है हमें कैटलिस्ट प्ले आउट होते हुए देखने मिल रहे हैं क्या। अगर कैटलिस्ट नहीं है तो वो यूजुअली ब्रेकआउट्स जो होते हैं ना ये फेक ब्रेकआउट्स होते हैं। तो अब एमटार के अंदर क्या चल रहा है कि यहाँ मैनेजमेंट ने जो है 25% का ग्रोथ गाइडेंस दिया हुआ है FY26 के लिए। इसके साथ साथ मैनेजमेंट ये बता रहा है कि इनके EBITDA मार्जिन जो है ना हमें बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। तो अभी 2025 में इनके EBITDA मार्जिन कितने बनकर आ रहे हैं 18%। FY26 के अंदर EBITDA मार्जिन कितने हो गए 21%।
1%। तो मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से अगर गाइडेंस सही प्ले आउट होता है तो हमें जो है ना आराम से 80% के आसपास की ग्रोथ जो है इनके एबिटा के अंदर पैट के अंदर देखने मिल सकती है। तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज बन जाती है। हालांकि एमटार का अगर मैं वैल्यूएशन देखूं तो देखो स्टॉक का ट्रेलिंग 12 मंथ्स पे जो वैल्यूएशन है, पी है, वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, दैट इज 93 के आसपास। बट पैट ग्रोथ भी जो है हमें कंपनी के अंदर जो है अच्छी खासी देखने मिल सकती है। अगर मैं इनके क्लीन एनर्जी वाले सेगमेंट की बात करूं तो ये वाले सेगमेंट के अंदर कंपनी के मार्जिन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पे भी मैनेजमेंट बता रहा है कि 15-20% का जो है हमें ग्रोथ देखने मिलेगा। अगेन ब्लूम एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो है मैनेजमेंट वॉलेट शेयर के ऊपर इंक्रीज कर रहा है। आई थिंक एक एरर मैंने किया है, अब मुझे वो एरर अभी याद आया। मैं इतनी सारी कंपनीज कवर करने के लिए लेके आया था कि मुझे याद नहीं आया। आजाद के अंदर आई डोंट थिंक कोई क्लीन एनर्जी वाला डिवीजन है। आजाद के अंदर नहीं था, वो एमटार के अंदर था। वो मैंने गलती से आपका क्लीन एनर्जी वाला डिवीजन जो है ना वो आजाद के अंदर डाल दिया था। आजाद के अंदर नहीं है, क्लीन एनर्जी वाला डिवीजन एमटार के अंदर है। ये एक ही एरर हुआ था, मुझे अभी याद आया, इसलिए मैंने अभी क्लियर कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान देना था, यहाँ अगर आप देखोगे तो एरोस्पेस वाले डिवीजन के अंदर जो है ना हमें 80% के आसपास की जो है रेवेन्यू ग्रोथ देखने मिली है। इसके साथ साथ यहाँ पे जो कंपनी को नए ऑर्डर्स मिल रहे हैं ना वो भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज होते जा रहे हैं। ये लोग जो है आपके सिविल न्यूक्लियर पावर के अंदर भी कंपनी काम करती है। तो इधर जो है हमें FY27 से ग्रोथ प्ले आउट होते हुए देखने मिलेगी। और यहाँ पे जो है कंपनी को अच्छे खासे ऑर्डर जो है एक्सपेक्टेड है। तो जो ये नए वाले सेगमेंट है ना कंपनी के, जहाँ पे इनके जो मार्जिन है ना वो इस वाले सेगमेंट के अंदर जो है ना कंपैरेटिवली बेटर है। तो जैसे इनका न्यूक्लियर वाला डिवीजन और क्लीन एनर्जी वाला डिवीजन स्केल आउट होता हुआ हमें देखने मिलेगा। अगेन हमें मार्जिन जो है कंपनी के बेटर होते हुए देखने मिलेंगे। तो ये सीन चल रहा है जिसकी वजह से हमें एमटार के अंदर जो है मार्जिन एक्सपांशन देखने मिल रहा है। फिर एज ऑफ नाउ इनकी अगर आप 30% के आसपास की ऑर्डर बुक देखोगे तो हमें एरोस्पेस एंड डिफेंस से देखने मिलती है। फिर बची हुई जो है इनकी क्लीन एनर्जी, फ्यूल सेल और हाइडल वगैरह से जो है 47% की ऑर्डर बुक देखने मिलती है। और न्यूक्लियर पावर से जो है 16% के आसपास की देखने मिलती है। और रिसेंटली जो है इन्हें कुछ ऑर्डर्स भी मिले हुए हैं, इंटरेस्टिंग ऑर्डर्स मिले हुए हैं इन्हें। तो ये बात बन जाती है एमटार की। ये जो है कुछ प्लेयर्स है डिफेंस वैल्यू चेन के अंदर जो कि जो है आपके एरोस्पेस वाले कैटेगरी के अंदर जो है काम करते हैं। तो यही हमारी लिस्ट थी, ये कुछ लिस्ट ऑफ कंपनीज थी, ये वैल्यू चेन वगैरह थी जो कि मुझे जो है आप लोगों से डिस्कस करनी थी। होपफुली आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, कंटेंट पसंद आया तो चैनल सब्सक्राइब करना। इसके साथ साथ बहुत 2.5 मंथ्स के टाइम के बाद जो है हमने इस मेन चैनल पे हमारे कमबैक लिया हुआ है। तब तक जो है आप मार्केट्स विद आयुष मिर्जा चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर रखो। वहाँ पे जो है आपको शॉर्ट क्लिप्स मतलब 10-15 मिनट्स के वीडियोस देखने मिलेंगे। यहाँ पे जो हमारे मेन डिटेल बिजनेस एनालिसिस वाले वीडियो है ना वो जो है आपको इस चैनल पे देखने मिलेंगे। तो जल्द से जल्द जो है हमारा जो दूसरा वाला चैनल है, अगर आप उसको सब्सक्राइब नहीं किए हुए हो तो वो जो है मार्केट्स विद आयुष मिर्जा को भी आप सब्सक्राइब कर देना। अब रीज़न ये बनकर आता है मैंने वो चैनल स्टार्ट किया क्योंकि हमारा जो है चैनल बंद हो गया था ड्यू टू सम रीजंस। कुछ एरर किसी के साइड से जो है हमें देखने मिले थे, तो वो एरर जो है ना अब उन्होंने ठीक कर दिया है। तो अगेन हमारा चैनल जो है फिर से आ चुका है। तो उस टाइम पे जो है नॉलेज शेयरिंग नहीं रुकनी चाहिए ना, इसलिए मैंने वो चैनल स्टार्ट किया था। तो वहाँ पे भी 50-60 वीडियोस के आसपास है। तो आप उन्हें अगर आप आपने अब तक नहीं देखा है तो आप जो है उन वीडियोस को भी जो है जाकर चेकआउट कर सकते हो। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया लाइक करना, कंटेंट पसंद आया, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब करो। इसके साथ साथ दूसरे चैनल पर भी जो है बहुत ज़्यादा कॉन्टेंट अवेलेबल है, इस पर भी अवेलेबल है, तो वो आप चेकआउट कर लेना, रजिस्टर कर सकते हो। दोनों लिंक जो है मैंने दी हुई है। पोर्टफोलियो एनालिसिस वाला जो वर्कशॉप है H1 FY26 का, वो जो है हम लाइव करने वाले 2 नवंबर को। तो वो आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है क्योंकि इसका प्राइस जो है ना मैं इंक्रीज करने वाला हूँ। इस पे मैं बस दिवाली ऑफर दे रहा हूँ। तो ये सिर्फ 1299 इसका प्राइस रखा हुआ है मैंने, जो कि आपका दिवाली ऑफर है। और इसका प्राइस मैं 21 अक्टूबर 11:59 PM को जो है इंक्रीज करने वाला हूँ आपका 1499 पे। तो अगर आपने अब तक इस मास्टर क्लास के लिए रजिस्टर नहीं किया तो आई वुड सजेस्ट कि आप जो है जल्द से जल्द इस मास्टर क्लास के लिए जो है रजिस्टर करके रख लेना, क्योंकि एक बार प्राइस इंक्रीज हो जाता है ना तब बॉस मैं जो है आपकी हेल्प नहीं कर पाऊंगा। और ये दिवाली ऑफर जो है आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। और लाइव आना मेरे साथ 2 नवंबर को। हम बैठेंगे, सुबह से बैठेंगे 10 o'clock से, बात करते रहेंगे शाम तक जब तक मेरा गला बंद नहीं हो जाता है। और इसके साथ साथ लाइव Q&A भी करेंगे और बात करेंगे कि हर एक सेक्टर के अंदर जो है मुझे कौन सी अपॉर्चुनिटी अच्छी लग रही है। मेरे पोर्टफोलियो के कंपनीज की भी बात करेंगे और पोर्टफोलियो के बाहर के अपॉर्चुनिटीज की भी बात करेंगे। और ये भी बात करेंगे कि कौन सी कंपनीज मैंने वॉच लिस्ट के अंदर रखी है कि कल को जो है हमें यहाँ पे फोकस करना है इन कंपनीज के अंदर जब हमें ग्रोथ देखने मिलती है। तो आप जो है ना मार्केट के लिए रेडी रहोगे और मैं जो है आपको इस मास्टर क्लास से जो है नेक्स्ट बुल रन के लिए रेडी कर दूंगा।
और इसके साथ साथ यहाँ अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप कंप्लीटली सीख जाओगे कि आपको जो है पोर्टफोलियो के अंदर कब जो है पोजीशन ऐड करनी है, किसी भी स्टॉक के अंदर कब पोजीशन कट करनी है। तो ये जो है मैं अपनी सारी पोर्टफोलियो की कंपनीज को लेकर जो है समझाऊंगा। इसके साथ साथ आपके जो भी क्वेरीज होते हैं हम लोग जो है लाइव बात करेंगे, लाइव मजा आने वाला है बहुत ज्यादा। मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ ये सेशन के लिए और होपफुली आप लोग भी जो है बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहोगे। अब मेरा आज जो है थ्रोट थोड़ा खराब था तो मैं सोच रहा था वीडियो रिकॉर्ड करूँ या नहीं, लेकिन मुझे अटलांटा को जो है कवर करना था आप लोगों के साथ, आपका P2P एनालिसिस करना था क्योंकि मुझे बहुत क्वेरीज आ रहे थे। तो इसलिए जो है मैं अटलांटा का एनालिसिस आप लोगों के पास जो है लेकर आया हूँ। होपफुली आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दिवाली है, एंजॉय करो फैमिली के साथ। और मास्टर क्लास का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, जल्द से जल्द जो है मास्टर क्लास के लिए आप लोग जो है रजिस्टर कर देना। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, दैट इज आपके कमेंट सेक्शन में, तो आप वहां से जो है डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हो दोनों के लिए। बाकी अगर आप मुझे एक्स पे फॉलो नहीं करते हो तो यार क्या कर रहे हो लाइफ में आपके, जल्द से जल्द जाओ मुझे एक्स पे फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पे भी जो है मैं बहुत सारे अपडेट्स दे रहा होता हूँ। तो ये बनकर आती है हमारे वीडियो की बात। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा, होपफुली आप दिवाली को जो है एंजॉय कर रहे रहोगे आपके फैमिली के साथ। ध्यान रखना, फैमिली को सेफ रखना। होपफुली वीडियो पसंद आया होगा और मजे करते रहो, सीखते रहो, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। आयुष मर्दा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, जय भारत।